आपने शुरुआत किया 10,000 से, आप पहुंचे 40 लाख के पैकेज पर। ये सब आप बोल रहे हो 3 से 4 साल के अंदर, 3.5 साल में सारा निपटा दिया आपने। मेरा यूज़र भी आज है 20-25 रुपये सैलरी कमा रहा है। ठीक है। दूसरा सिचुएशन ये है कि वो टायर 2 सिटीज़ में ना, मुंबई दिल्ली में, मुंबई दिल्ली से थोड़ा नीचे नीचे। अब उसको अगर हाइक चाहिए तो क्या 2 स्ट्रेटेजीज आज उसको अभी से लेना चाहिए, एक्शनेबल स्टेप बताओ जिससे आज उसकी सैलरी हाइक हो जाए। एक डेटा में देख रहा था जहाँ पे ये बताया गया कि 90% लोग का सैलरी 25,000 रुपीज़ से कम है। आपने बहुत सारे लोगों को ना ये कंप्लेंट होता है कि मेरा दोस्त या मेरा कलीग या मेरा कोई भी XYZ बंदा वो मुझसे कम काम करता है लेकिन उसका प्रमोशन हो गया। हाँ यार, ये तो होता या ही फिर है। 3 लाख सालाना इनकम का जॉब चाहिए, वो मेरा एक ड्रीम हुआ करता था। ठीक है। तो मेरे को कोई अपने इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, IT रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड ये वाला टाइप का कहीं पे भी कुछ नहीं मिल रहा था। सो मैंने कस्टमर सपोर्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। आज जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, मान लो वो खुद भी एक पेरेंट रहेगा, मतलब जो खुद जॉब कर रहा है, वो कैसे डिसाइड करे अपने बच्चों का फ्यूचर। और कोई अगर बच्चा देख रहा है तो वो वीडियोस को अपने पेरेंट को भेज देना चाहिए। करेक्ट। तो मतलब यहाँ पे आपने बीच में स्किल्स भी लर्न करने चालू किए। यस, हाँ। मतलब बियॉन्ड डिग्री भी आप पढ़ते रहे अब। करेक्ट। तो वहाँ से मेरे को लगा कि यार मैंने नया स्किल्स पकड़ा, नया स्किल समझा, उसको लर्न किया पूरा डिटेल में, और मैंने उसी नए स्किल पे जॉब चेंज भी कर ली। AI का ले ऑफ जेन्युइनली हो रहा है, मैं भी मानता हूँ, और AI एक नेक्स्ट बिग थिंग होते जा रहा है, मैं भी मानता हूँ पर्सनली। तो क्या जॉब मार्केट सही में खत्म हो जाएगी? फिर जॉब कहाँ जाएगी? कैसे फिर सबको इतना बड़ा पैकेज मिल पाएगा आपके हिसाब से? जैसे एक लेखा है, वो बैंगलोर ITC इन्फोटेक में है, उसने 3 बैक टू बैक प्रमोशंस लिए हैं सेम कंपनी में 11 महीने के अंदर। क्या पैकेज तक, कहाँ तक पहुँच गई? पैकेज अप्रॉक्सीमेटली 5 lakhs के आसपास पे था। करंटली शी इज अराउंड। वाओ, बात से अभी हम लोग जब बात कर रहे थे कि एक बंदे ने 56 लाख सैलरी से ऑलमोस्ट क्रॉस किया, तो 56 लाख से। सौरभ भाई, सबसे पहली बात तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सौरभ भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आज के डेट में क्या हो रही है? एक डेटा में देख रहा था जहाँ पे ये बताया गया कि 90% लोग का सैलरी 25,000 रुपीज़ से कम है। लोग की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और इनकम बहुत कम बढ़ रही है, जिसकी वजह से डेट प्रॉब्लम, सैलरी में ग्रोथ नहीं हो रही है, जॉब में प्रेशर फील हो रहा है, बॉस पसंद नहीं आ रहा है, जॉब पसंद नहीं है फिर भी जॉब पे जाना पड़ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस खत्म हो रही है, सैलरी उनके हार्डवर्क को मैच नहीं कर रही है, जितना मेहनत वो डाल रहे हैं वो बैंक अकाउंट में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप इंडिया के नंबर 1 सैलरी हाइक कोच हो। मेरा फर्स्ट आपसे सीधा सवाल है, हम बात करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, हम बात करते हैं इंडिया बिगेस्ट ऑफ इकोनॉमी, बट मेरे को लग रहा है अगर पर कैपिटा इनकम किसी की सैलरी नहीं बढ़े तो कितनी बड़ी इशू है। तो मेरा फर्स्ट सवाल आपसे है कि सैलरी का माजरा क्या है और क्यों हमारा पर कैपिटा इनकम, मतलब हमारा पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख रुपए, तकरीबन $1,500, 1.5-2 लाख रुपए है, मतलब महीने का 10,000 के आसपास है। और वही अगर चाइना का देखा जाए तो हमसे 12 टाइम्स ज़्यादा है, US का उससे 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पे इतना कम सैलरी मिलता क्यों है? पहले वो आप मेरे को बताइए, फिर उसके बाद मैं डेफिनेटली आपसे बहुत सारे टिप्स और हैक्स आज पूछने वाला हूँ। बट इस कम सैलरी का माजरा क्या है? ये आपने बहुत बढ़िया चीज़ पूछा है। एंड इसमें लोगों को ये लगता है कि भाई मेरे को ना मेरा मतलब पीपल आर इनटू ब्लेम गेम वाला मोड कि भाई मेरा ना कंपनी मेरे को कम पे करता है, मेरा क्लाइंट मेरे को कम पे करता है, एज वेल एज मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, जिस प्रोजेक्ट में हूँ, मैं उसमें दिन रात मेहनत करता हूँ, वीकेंड पे काम करता हूँ, ओवर टाइम करता हूँ, बट आई एम नॉट बीइंग पेड जितना मेरे को मिलना चाहिए। ठीक है। तो लोग बाकी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोजेक्ट्स उनको थोड़ा ब्लेम करते हैं रादर देन। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जो एक फैक्टर है ना वो ये है कि हम लोग कामचोर हो गए हैं। ठीक है। पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन कि भाई मेरे को वैल्यू क्रिएशन की तरफ कैसे क्या ध्यान देना है। ठीक है। क्योंकि लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, उनकी लग्जरीज बढ़ रही हैं, उनका घूमना फिरना, उनका मोबाइल फ़ोन चाहिए, एप्पल चाहिए, जो भी चाहिए, तो उनके खर्चे जो हैं, एक्सपेंसेस जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एंड देन उनको लोग इतना ज़्यादा एफर्ट और टाइम और एनर्जी इन्वॉल्वमेंट डालने के लिए उतना रेडी नहीं है नाउ। अब इससे वो वाली बात नहीं है कि कितना घंटे आप काम कर रहे हो, वो वाला मैटर नहीं है, लेकिन हम किस वैल्यू को क्रिएट कर रहे हैं एज वेल एज उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उस वैल्यू को शोकेस कैसे कर रहे हैं। ठीक है। कि भाई बहुत बार ऐसा होता है कि मैं काम तो 12 घंटे कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो मेरे लिए मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, लेकिन मे बी मेरे मैनेजर के हिसाब से या फिर मेरे कंपनी ओनर के हिसाब से वो काम 2.5 घंटे में हो जाता। मतलब उनकी नज़र में वो परसीव्ड वैल्यू बहुत कम है, लेकिन मैं जो एक्चुअल वैल्यू काम कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप ये बोल रहे हो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल की कमी है, हम एफर्ट बहुत डाल रहे हैं, हमारे हिसाब से हम बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, सामने वाले के हिसाब से हम बिल्कुल नहीं डाल रहे। करेक्ट। और उसको हम उस राइट तरीके से शोकेस भी नहीं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी परसीव्ड वैल्यू बहुत कम है।
इसको कैसे मतलब, जैसे अगर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने बताया कि मैं 12 घंटे काम कर लिया, यस। फिर भी मैं मैनेजर खुश नहीं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो मेरे पास आके कंप्लेन करते हैं कि आज 12 घंटे काम किया, 6:30 को मेरा लॉगआउट होना था, मैं 10 बजे तक आज बैठी थी देवेन अपने ऑफिस में, मैं 10 बजे तक बैठा था आज अपने ऑफिस में, और फिर जब सैलरी हाइक की बारी आई 5% दे दिया। तो फिर भी आप यही बोलोगे कि मैनेजर की गलती है, मतलब हमारी गलती है कि हम काम चोर हो गए और सामने वाले ने। इसमें सिंपल सा लॉजिक ये है कि यू आर नॉट पेड बेस्ड अपॉन योर आवर्स, यू आर नॉट पेड बेस्ड अपॉन योर वर्किंग आवर्स, रादर यू आर पेड बेस्ड अपॉन द वैल्यू दैट यू ब्रिंग। तो अब अगर आप वही वैल्यू या फिर कुछ बहुत कमाल का काम आप 2.5 घंटे में कर दो, 3 घंटे में कर दो, 2 घंटे में कर दो, वो भी मतलब आपने बहुत सारे लोगों को ना ये कंप्लेंट होता है कि मेरा दोस्त या मेरा कलीग या मेरा कोई भी XYZ बंदा वो मुझसे कम काम करता है लेकिन उसका प्रमोशन हो गया, हाँ यार, ये तो होता या ही फिर है। वो मुझसे कम बहुत ही लाइक कम दिनों पे आता है या कम दिनों पे काम करता है, बट उसको ना ऑन साइड अपॉर्चुनिटी मिल गया या कंपनी ने उसको इंडिया से बाहर भेज दिया, अब्रॉड जॉब मिल गया उसको। अब्रॉड जॉब मिल गया या फिर उसको क्लाइंट के पास भेज दिया 2-4-6 महीने के लिए। वो इस वाले उसमें आता है कि भाई वो चाहे कम काम कर रहा है ना आपसे, ठीक है, आप कर रहे हो गधा मजदूरी, लेकिन वो बंदा जो काम कर रहा है ना वो मे भी हो सकता है 2 या 3 घंटे में एक राइट चीज़ को पकड़ के, प्रायोरिटी चीज़ को पकड़ के सही समय पर डिलीवर कर पा रहा है। ओके। तो बहुत बार जो जैसे हमारे पास भी काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी बड़ा कम्युनिटी है, तो उसमें हम ये एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पाते हैं कि पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द राइट प्रायोरिटीज़ फॉर देम। कि अगर कोई टास्क है, कोई प्रोजेक्ट है, किसी पे भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, एक काम 3 दिन बाद तक भी हो सकता है, एक काम में भी 12 दिन बाद तक हो सकता है, एक काम 3 महीने बाद तक भी हो सकता है, मे भी बहुत बार ऐसा होता है लोग वो 3 महीने बाद तक जो हो सकता है ना उसको पकड़ के लेके अभी बैठे हुए हैं, रादर देन अभी मेरे को वो पकड़ना है भाई जो पहले 1 वीक में मेरे को कर, मतलब प्रायोरिटीज़ डिसाइड करने में भी थोड़ा सा लोग ऊपर नीचे हो ऐसा नहीं होगा कि मैं तो बहुत लोग को कंप्लेन करते हुए सुना हूं कि अगर मैं 8 घंटे का काम 2 घंटे में कर दूंगा ना, तो मेरा बॉस मुझे और आके एडिशनल काम दे देगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम ओके को फिर कैसे हम फेस करें, मतलब इसको कैसे हम कॉन्कर किया जाए फिर। सो इसके अंदर ये आता है कि आप 8 आवर्स का काम अगर 2 घंटे में करोगे तो उसमें लगता है कि भाई मेरे को और काम दे दिया जाएगा और पे मेरे को उतना ही मिलने वाला मेरे है। को उतना मिलना है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं आप वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान देने की बजाय आप ये देख रहे हो कि मेरे को कितना कम से कम काम मिले, तो ये उसी ब्रैकेट में आ जाता है कि भाई आप काम नॉट काम चोरी, बट आप ये चाह रहे हो कि भाई मतलब मेरे को ना इजी लाइफ चाहिए, इजी लाइफ चाहिए, मेरे को इजी काम चाहिए। तो अगर आपको इजी लाइफ, इजी काम, इजी एफर्ट्स मारने हैं तो आपके बैंक अकाउंट में भी इजी मनी दिखेगा आपको। वो आपको कभी मतलब ज़्यादा नहीं दिखेगा कि यार मैंने जो किया उससे ज़्यादा आ गया या फिर उससे ज़्यादा डिजर्विंग वाले लेवल पे आ गया, तो वहाँ पे वो वाला एक फैक्टर भी आ जाता है। अमेजिंग, आपने बहुत सही तरीके से आप बता रहे हो। मतलब ओवरऑल आपका सजेशन और आपका गाइडेंस ये है कि आप वैल्यू क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान दो, बाकी सब चीज़ों पे छोड़ दो। सौरभ भाई, मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले मेरे को आपके जर्नी के बारे में थोड़ा जानना है कि आपका फर्स्ट जॉब क्या था, आपका मतलब कैसे, आप क्वालिफिकेशंस क्या थी आपके, आपकी खुद की सैलरी, फर्स्ट सैलरी क्या थी? सो देवेन भाई, इंडिया में अगर बीटेक वीटेक कर रहे हैं, बीटेक MBA करने के बाद जॉब तो लगती नहीं है, 100%। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात है। तो मैं जब कॉलेज में था तो मेरे को ये था कि भाई जॉब तो लग नहीं रही है, ठीक है, मेरे जो सीनियर्स हैं उनका भी बहुत मतलब अभी तक अनप्लेस्ड हैं, वो प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को ना 3 लाख रुपए का जॉब लेना है, 3 लाख सालाना इनकम, सालाना का 3 लाख आपको 3 जॉब लाख चाहिए? सालाना इनकम का जॉब चाहिए, वो मेरा एक ड्रीम हुआ करता था, ठीक है। क्योंकि मैं एक नॉन IT बैकग्राउंड से हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल से मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी, ठीक है। उसके बाद मैं बहुत ही लाइक एक बेसिक एवरेज टाइप्स के कॉलेज से था, एज वेल एज एकेडमिक्स में भी कुछ खास इतना ज़्यादा बढ़िया वो नहीं था। फर्स्ट ईयर में मेरी 4 सब्जेक्ट्स में बैक आई थी, मतलब 6 सब्जेक्ट थे, 6 में से 4 सब्जेक्ट में मेरा कल्याण हो गया, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा ऐसा वाला, मतलब एज सच एकेडमिक्स में भी कुछ वाव नहीं, कॉलेज भी वाव नहीं, डिग्री भी वाव नहीं, और फैमिली पर्सनल बैकग्राउंड भी वाव नहीं था। करेक्ट, ऐसा था कि पापा पॉलिटिशियन वॉलिटिशियन थे तो फोन घुमा के जॉब लग जाती थी, ऐसा कुछ तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या हुआ फिर? हाँ, तो वहाँ पर जाके मेरा वो ड्रीम था कि यार मेरे को अराउंड 25,000 महीने का सैलरी पे लेना है, ठीक है, 3 लाख रुपए सालाना इनकम होगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से मैंने वो एक गोल सेट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में आया, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किए, बैक टू बैक रिजेक्शंस होने लगा, ठीक है। अल्टीमेटली मेरे को HCL में जॉब मिली, जहाँ पे मेरा मंथली सैलरी था 10,552 रुपये। अच्छा, आपको फर्स्ट जॉब फिर HCL में लगी, 10,000 रुपये से आपका फर्स्ट सैलरी? 10,552 रुपये था। और वहाँ पे भी वो मेरे को उसके साथ सेटल इसलिए होना पड़ा क्योंकि मैं तो 25,000 का गोल लेके चल रहा था। करेक्ट। 10,552 से सेटल इसलिए होना पड़ा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुका था जिसमें कहीं बात नहीं बन पा रही थी किसी भी कंपनी में, क्योंकि रेज्यूमे में दम नहीं रहेगा और जॉब मतलब आपकी कॉलेज भी कुछ वाव नहीं थी। करेक्ट, हाँ। तो आपने जॉब ले ली फिर? जॉब मैंने ले ली एंड द प्रोफाइल वाज कस्टमर सपोर्ट।
ठीक है, तो मेरे को कोई अपने इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, आईटी रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड ये वाला टाइप का कहीं पे भी कुछ नहीं मिल रहा था। सो मैंने कस्टमर सपोर्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। सौरभ भाई आगे बढ़े उसके पहले आज के डेट में यही एग्जैक्टली नहीं हो रहा कि आपने किया इंजीनियरिंग, चले गए कस्टमर सपोर्ट में, 3 इडियट्स में बेचारा उसने किया इंजीनियरिंग, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया, मैं खुद आर्किटेक्ट डिज़ाइनर हूँ, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ। तो मार्केट की डिमांड और हम जो एडुकेशन ले रहे हैं उस ये भी एक सबसे बड़ा गैप नहीं दिख रहा आपको? यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि वहाँ पे मेजरली क्या होता है ना कि आपका जो करियर है या फिर आपका जो एजुकेशन है या फिर जिस डायरेक्शन में आप अपनी पढ़ाई लिखाई करते हो, वो आप डिसाइड नहीं करते, आपके घर वाले डिसाइड करते हैं। एग्जैक्टली सही बात है। अभी मैं घूम फिर के मैंने कस्टमर सपोर्ट से चालू किया, फिर मैं चैट सपोर्ट पे आया, ठीक है, अच्छा, फिर आप chat support पे गए। थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट पे मैं नो हाउ समझा, फिर उसके बाद मैं थोड़ा ओरेकल पे आया, फिर मैं क्लाउड पे आया। ऐसे करते कराते मैंने, ठीक है, अपने आप को अल्टीमेटली आईटी एंड क्लाउड और उसके इर्द गिर्द अराउंड बना आपने लिया। बना दिया। जस्ट मैं किया था आपने इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड। हाँ, यस। लेकिन जब मेरा कॉलेज मतलब मैंने 12th पास करी थी और मैं कॉलेज स्टार्ट कर रहा था, मैं अपने घर वालों को बहुत समझाया, बहुत बोला कि भाई मेरा कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मुझे कंप्यूटर साइंस या आईटी रिलेटेड उसमें बीटेक या मतलब डिग्री करनी करने है। दो। लेकिन वो हुआ वही जो मतलब उनके हिसाब से था कि भाई नहीं, इलेक्ट्रिकल में बहुत स्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत स्कोप है। या फिर जब कॉलेज में जब लोगों के बच्चों के एडमिशन होते हैं ना, तो सबसे पहले ईसी की सीट्स फिल होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो वहाँ से ना वो माइंड में सेट था घर वालों के भी और लाइक हमारे भी कि ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाला जो डोमेन है ना, वो सबसे टॉप मोस्ट पेइंग या फिर टॉप मोस्ट लाइक हॉट स्किल है, क्योंकि उसकी सीट्स पहले फिल हो रही हैं। करेक्ट। लेकिन अल्टीमेटली जब बच्चे फाइनल ईयर के बाद निकल रहे हैं, तो वो जो बच्चे हैं ना, उनका प्लेसमेंट कहीं हो नहीं रहा है। आज भी वही सेम सिचुएशन है। मैं 2011 में वहाँ पर था, ठीक है, तब भी वो सेम सिचुएशन था। तो वो ले दे के वो आईटी या सपोर्ट या इस टाइप के उसमें ही घुसते हैं अपनी जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि कोर डोमेन्स की जॉब्स बहुत कम है, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो हमारा जो करियर है, हमारा जो एजुकेशन है ना, वो हमारे घर वाले डिसाइड करते हैं। एंड उन्होंने वो जर्नी जी है मे बी 10, 20, 25 साल पहले, ठीक है। तो वो जब वो डिसाइड करते हैं, इवन दो वो बहुत अच्छा डिसाइड करते हैं, वो तो चाहेंगे ना कि यार अपने बच्चों का सबसे बेस्ट अपने हिसाब से तो बेस्ट ही लेकिन वो अपने टाइम जोन से मतलब अपने उसके हिसाब से कंपेयर करके और उस हिसाब से वो बेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए वो बेस्ट नहीं हो पाता, अलग हो पाता है। ट्रू। तो यहाँ पे सर भाई कहीं ना कहीं आप मतलब अपने पेरेंट्स ही अननोइंगली हमारे करियर के सबसे बड़े रोड ब्लॉक्स यानी कि दुश्मन बन जाते जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। जैसे आपने कहा कि आज के डेट में भी एक डेटा ये कहते हैं कि अभी करंटली 40% इंजीनियरिंग के सीट्स खाली जा रहे हैं। आईआईटी मुंबई से लेके हार्वर्ड तक जो भी इंजीनियर कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत लोग को एक मतलब एक एवरेज पैकेज 3.5, 5, 6 लाख का दिया जा रहा है जो आईआईटी से पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा गैप है ही यहाँ पे। तो इसमें मैं मतलब आगे बढ़े आपकी जर्नी पे, आज जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, मान लो वो खुद भी एक पेरेंट रहेगा, मतलब जो खुद जॉब कर रहा है, वो कैसे डिसाइड करे अपने पेरेंट का फ्यूचर, अब अपने बच्चों का फ्यूचर, आई एम सॉरी, और कोई अगर बच्चा देख रहा है तो वो वीडियोस को अपने पेरेंट को भेज देना चाहिए। करेक्ट। तो इस केस में क्या करना चाहिए जहाँ पे वो इस टाइम पे जहाँ पे उसके पेरेंट नहीं मान रहे, या खुद वो पेरेंट है और अपने डिसीजंस बच्चों पे थोपने का ट्राई कर रहा है, तो कैसे डिसाइड करे कि यार ये करियर मेरे बच्चे के लिए सही रहेगा? सो इसके लिए एक बहुत ही बेसिक, अगर हम बहुत लॉजिकल एंड टेक्निकल वाले एस्पेक्ट पे बात करें कि लॉजिकल क्या होता है, एक तो होता है कि भाई जस्ट ऐसे ही कुछ भी, एक होता है बहुत ही लॉजिकल। अगर हम बात करें तो उसमें ये हो सकता है कि आजकल बहुत सारे ना एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं, एज वेल एज बहुत सारे वैसे वाले टेस्ट होते हैं जिसमें कि आपका एनालिटिकल लेवल को देखा जाता है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग कैसी है, आपके एनालिटिकल लेवल कैसा है, या फिर आपके इंटरेस्ट की फील्ड कौन सी हैं। तो वो वाले बहुत सारे टेस्ट होते हैं। कोई भी एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी एक अच्छा इस टाइप का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ से आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, एज वेल एज किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पे काउंसलर्स भी होते हैं, मतलब सब कुछ होता है। आपका वो टेस्ट होता है 2-3 घंटे का, उसके बाद आपके वहाँ पे स्कोर कार्ड भी जनरेट होता है वहीं ऑन द स्पॉट, एंड देन आपको काउंसिल भी किया जाता है, गाइड भी किया जाता है कि आप भाई बेसिक ये वाला टाइप का कर सकते हो, मतलब फॉर स्टूडेंट्स जो कि स्टूडेंट्स सो बेसिकली नो योरसेल्फ टाइप हो गया, आप कौन हो, आपके अस्तित्व के, आपका डूज, आपके डोंट्स, आपके अच्छाई, आपकी बुराई, वो एप्टीट्यूड टेस्ट से देने को पता लग जाती है। ऐसा मैंने भी वो एक टेस्ट लिया था, ठीक है, जब मैं मे बी 9th या 10th स्टैंडर्ड में था, 2007 या 2008 के आसपास की बात है। तो वहाँ पर भी ना मेरे 3 फैक्टर्स निकले थे, ठीक है। वहाँ पे निकला था कि मेरा ना कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर रिलेटेड वाली चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरा डिज़ाइनिंग और जो आर्ट और ये वाली जो चीज़ है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो करवाते हैं आपसे, ठीक है। तो वो मेरा एक सेकंड नंबर पे आया था कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग या कुछ तो भी ऐसा डिज़ाइनिंग वाले पार्ट पे मैं जा सकता हूँ। थर्ड मेरा लॉजिक बिल्डिंग और वो वाला चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है।
Correct, ठीक है, तो हाँ। वहाँ से भी मेरे को वो एक हिंट मिला था कि मेरे को एक्चुअल में मज़ा आता है कंप्यूटर रिलेटेड वाली चीज़ों में। Correct, हाँ। लेकिन फिर वो ओवर पावर हो गया कि नहीं भाई इसी की सीट्स इंजीनियरिंग पहले बनना है। फिल करी जाती हैं, ये सब ऐसे करके, तो वो मैं उन चीज़ों में से कुछ भी चूज़ नहीं कर पाया, बट मैंने वो टेस्ट लिया था अपने लिए, एंड वहाँ से मेरे को काफ़ी क्लैरिटी भी मिली क्लैरिटी थी। मिला। तो हम कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट के लिंक यहाँ पे डाल देंगे, तो बाय एनी चांस अगर आपको Yes, किसी yes, को yes, करना sure. रहा है एप्टीट्यूड टेस्ट, अपने बच्चों को भेजना रहा है, तो ये ज़रूर भेज देना चाहिए ताकि उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से बात हो। Absolutely. फिर सौरभ भाई आगे बताओ, फिर आगे क्या हुआ? आपने 10,000 का ले लिया, आप कॉल सपोर्ट पे गए, फिर चैट सपोर्ट पे गए, फिर क्या हुआ आगे? कैसे सैलरी हाइक हुआ कि नहीं कॉल आपका? सपोर्ट पे मैं था, चैट सपोर्ट पे था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लग गया था कि यार ये काम ना मैं अगले 3 साल 5 साल या 10 साल नहीं कर सकता। ठीक है, कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा ना उसको इन्जॉय नहीं कर पा रहा, या फिर मेरे को वो ढंग से एक गुड फील वाला वो नहीं दे रहा, एज वेल एज वो मेरे को ऐसा बहुत बोझा टाइप्स का लग रहा है। करेक्ट। देन मैंने समझा कि यार मैं कैसे अपना एक हाई पेइंग पोटेंशियल की तरफ जा सकता हूँ, क्योंकि कॉलेज में जो पैसा लगाया या फिर जो टाइम लगाया एजुकेशन में, वो तो अब आउटडेट हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे एज सच कुछ निकल नहीं रहा। देन मेरे को थोड़ा सा अपना लर्निंग स्टार्ट किया, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन स्टार्ट किया, तो मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा आईटी की तरफ मूव किया जाए। मूव किया। ठीक है, तो मतलब वहाँ यहाँ पे से आपने बीच में स्किल्स भी लर्न करने चालू किए। यस, हाँ, मतलब बियॉन्ड डिग्री भी आप पढ़ते रहे अब अपने। करेक्ट करेक्ट। तो Okay. वहाँ पे एक स्किल एनहांसमेंट एज वेल एज कैसे क्या लर्निंग करी जा सकती है, वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। एंड फिर मैंने वहाँ से जॉब चेंज किया। Okay. ठीक है, एंड फिर मैंने वहाँ पे ओरेकल के साथ अपना करियर चालू किया। वाओ, तो ओरेकल में आपने जाके इंटरव्यू हाँ, तो दिया और मैंने क्रैक किया। तो वहाँ पे मैंने ओरेकल को पहले पूरा लर्न किया, समझा, पूरा डिटेल में वो किया, एंड देन मैंने जॉब चेंज भी किया, एज वेल एज मैंने ओरेकल पे स्किल ट्रांजिशन भी अपना कर लिया। ऑसम। तो वहाँ से मेरे को लगा कि यार मैंने नया स्किल्स पकड़ा, नया स्किल समझा, उसको लर्न किया पूरा डिटेल में, और मैंने उसी नए स्किल पे जॉब चेंज भी कर ली, और मेरे को 100% हाइक भी मिल गया। तो 100% 10,000 का 20,000 मिल गया आपको। हाँ, 10,000 का मेरे को 23-24,000 के आसपास मैंने ज्वाइन कर लिया। 140 तो मतलब आपका गोल तो यहाँ पे अचीव हो गया था, 3 लाख का, मतलब आसपास पहुंच गए थे जो हाँ, आपको 3 लाख वहाँ कमाना पहुँच था। गया था। और मैंने वो जो स्टार्टिंग में HCL में काम किया था, 6-8 महीने ही काम किया था। अच्छा, ठीक है, तो वो 6-8 महीने में ही मैंने वो स्विच भी कर लिया, 100% हाइक भी मिल गया, एंड स्किल मैंने मतलब मेजरली जो स्किल्स मार्केट में अभी टॉप चल रहे होते हैं, तो वो वाला चीज़ को पकड़ा, समझा, और मैं वहाँ पे मूव कर ओरेकल में चले गए। हाँ। ओके। तो मतलब ओरेकल पे मैं काम, ओरेकल टेक्नोलॉजी पे अच्छा, काम कर रहा था, Oracle लेकिन एक्सेंचर मैंने ज्वाइन किया, लेकिन ओरेकल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, करने तो आपने स्किल्स लर्न करते रहे, Correct. और उसके बाद आपने स्विच मारा। फिर उसके Yes. बाद आपका कैसा उसके जॉब में बाद जाने फिर का? मैं वहाँ पे 2-2.5 साल रहा, काम किया मैंने, फिर मैंने वहाँ से एक और स्विच मारा, एंड वहाँ पे भी मेरे को ऑलमोस्ट 200% का सैलरी हाइक मिल गया। 200% सैलरी हाइक Yes. 23,000 रुपये इस टाइम मिला। यस। वाओ, तो क्या पैकेज मिला फिर आपको उसमें? तो वहाँ पे से मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया 80-90,000 वाली रेंज में। वाओ, तो मतलब यहाँ पे जिनका एक दिन का सपना था सिर्फ 3 लाख रुपए कमाने के साल के, अब आप ऑलमोस्ट 10-12 लाख के 12-15, पैकेज पे हाँ, yes, आप पहुँच चुके थे। तो ये मैं आऊँगा उस पर, ये कैसे हुआ, बट फिर आपने कितने साल जॉब किया? फिर आपके लास्ट आप इतना धड़ाधड़ चेंज करते गए। हाँ, तो मैंने 3 कंपनीज में काम किया, मतलब 3 जगह काम किया। स्टार्टिंग के 3 इयर्स की बात है, मतलब स्टार्टिंग के 3 साल में 3 साल में 3 कंपनीज में आपने कर लिया। हाँ, यस। उसके बाद फिर बना कि मैं फिर वापस से एक और जॉब स्विच के लिए प्लानिंग और तैयारी कर रहा था, तो फिर वहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली एक दुबई बेस्ड कंपनी में। ओके, तो अब्रॉड जॉब के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई। हाँ, तो वहाँ पे मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी थी, एक सिंगापुर की थी, एक मलेशिया की थी, और एक दुबई की थी। तो मैंने फिर दुबई वाली कंपनी को चूज़ किया, एंड वहाँ पे फिर अप्रॉक्सीमेटली 39-40 लाख के आसपास का मेरे को 40-40 लाख रुपए को आपका जॉब लग गया। यस, ऑफर लेटर आपके हाथ में आ गया और जॉब लग गया। वाओ। सो सौरभ भाई, आपने शुरुआत किया 10,000 से, आप पहुंचे 40 लाख के पैकेज पर। ये सब आप बोल रहे हो 3 से 4 साल के अंदर, 3.5 साल में सारा निपटा दिया आपने। सो ये कुछ अगेन, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि लीडिंग आप सैलरी हाई कोच हो, दिखा रहा है कि आपने अपने लिए इसको इम्प्लीमेंट किया। अब चलते थोड़ा स्टेप बाय स्टेप। मेरा यूज़र भी आज है 20-25 रुपये सैलरी कमा रहा है। ठीक है। दूसरा सिचुएशन ये है कि वो टायर 2 सिटीज़ में ना, मुंबई दिल्ली में, मुंबई दिल्ली से थोड़ा नीचे कोई गाजियाबाद से है, कोई मिर्ज़ापुर से है, थोड़ा टायर 2 के, और टायर 3 में, टायर 2 के ऑनवर्ड्स। तीसरा माइट भी वो बहुत एक बेसिक डेटा एनालिसिस नहीं, मैं बोलूँगा MIS एग्जीक्यूटिव है, एक्सेल पे काम करता है, या छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहा है। अब उसको अगर हाइक चाहिए तो क्या 2 स्ट्रेटेजीज आज उसको अभी से लेना चाहिए, एक्शनेबल स्टेप बताओ जिससे आज उसकी सैलरी हाइक हो जाए। ठीक है। सो इसमें सबसे पहला एक फैक्टर तो ये है कि लोगों के दिमाग में एक चीज़ घर कर गई है, मतलब उनके दिमाग में ऐसा पूरा बैठा हुआ है कि भाई अगर मेरे को कुछ बड़ा पोजीशन पे जाना है, या फिर मेरे को एक बड़े सैलरी या उस वाले ब्रैकेट के अंदर जाना है, तो मेरे को एक कंपनी में ना लंबे टाइम टिकना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं जाऊंगा HR इंटरव्यूज़ लेंगे या उस वाले उसमें जाऊंगा, तो मेरी स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन होगा
कि आप पिछली कंपनी में 1 साल में क्यों चेंज कर रहे हो, 2 साल में क्यों चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप हमारी कंपनी में भी लंबा नहीं टिकोगे। बराबर। तो ये स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो स्टेबिलिटी, फैक्ट है मेरे को हाँ लगता बहुत है। फैक्ट है। हाँ। तो बहुत सारी जनता, मतलब 60-70% लोग तो इसी से बाहर हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई वो उनको लगता है कि यार ये मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, या फिर गए एचआर ने सवाल पूछा, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है उसको देने के लिए, ठीक है, एंड देन वो वहीं से बाहर हो गए, पहले राउंड से या फिर पहले इंटरव्यू कॉल से ही वहीं से बाहर हो गए। तो 60-70% जनता तो वहीं से फिल्टर आउट हो जाती है, ओके। ठीक है, कि भाई कम टाइम में मैं कैसे क्या स्विच करूँ। तो एक तो अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि भाई बहुत सारे तरीके हैं जिन पे आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि भाई मैं क्यों जॉब चेंज कर रहा हूँ, या फिर मेरा गोल क्या है, या फिर मैं अपना गोल और कंपनी का गोल से कैसे यहाँ पे फिटमेंट जो हो रहा है मेरा आपकी कंपनी में और बेटर हो सकता है, या फिर मैं क्या वैल्यू क्रिएशन कर सकता हूँ। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनको अगर हम वहाँ पे वो चीज़ राइट तरीके से डिलीवर करेंगे, दे विल बिलीव ऑन यू, एंड उनको लगेगा कि यार ये ना एक सही बंदा हो सकता है जो हमारे साथ आके भी एक वैल्यू क्रिएशन पे एक फोकस कर सकता है। सो आप बोल रहे हो कि कंटिन्यूस बार बार जॉब चेंज करने में ज़्यादा बेनिफिट है, जॉब पे जॉब, जॉब पे हाँ, जॉब। अल्टीमेटली अगर आपको अपना सैलरी जंप चाहिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा भी कि यार ये तो ना बड़ी एक अनस्टेबल सी चीज़ है, या फिर इसमें तो ना रिस्क बहुत है, रिस्क, या फिर हाँ। मैं अगर नई कंपनी में जाऊँगा वहाँ पे अगर मेरा ले ऑफ हो गया या कुछ तो हाँ। भी ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत स्पीड से अपनी सैलरी बढ़ानी है तो भाई ये तो मतलब जॉब उसको, चेंज करनी हाँ, जॉब पड़ेगी। चेंज, क्योंकि हमारा भी एक जो मेथड है ना, जैसे आप मेरे से पूछो कि आप क्या मेथड है आपका जो आप सैलरी एक कराते हो, तो हमारा वन ऑफ द मेथड इज़ जॉब चेंज। ओके। कोई स्टूडेंट जो ऐसे जिनका सिचुएशन था, जिनको घर कर गया था कि मैं स्विच करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी या ले ऑफ हो जाएगा, तो उनका कोई सक्सेस स्टोरी अगर आप बता पाओ अपने कोई स्टूडेंट के ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे कि अभी अभी हम लोग जब बात कर रहे हाँ। थे कि एक बंदे ने 56 लाख की सैलरी से ऑलमोस्ट 1 CR क्रॉस किया, तो 56 लाख से 1 करोड़ हाँ, तक सैलरी 56 तक गया। लाख की सैलरी से 1 CR क्रॉस कर दिया। उनके साथ ये था कि पिछले 21 साल से वो एक सेम कंपनी में बैठे हुए थे, 21 साल से सिर्फ सेम कंपनी में बैठे हुए थे, और उनको ये था कि भाई मैं तो मार्केट के लिए रेडी ही नहीं हूँ, मार्केट में जो इतने सारे चेंजेस और बदलाव आ रहे हैं वो मैं कैसे हैंडल करूँगा या किस तरीके से आगे लेके जाऊँगा, या फिर मतलब मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ, प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। करेक्ट। तो मैं और मेरे को एक्सपोजर ही नहीं मिला कि इंटरव्यूज़ में क्या होता है पिछले 21 साल से, इवन दो ही वॉज लाइक उनको अपना टेक्निकल डोमेन लेवल नॉलेज है जो भी था वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता था। हाँ, कि 21 साल से थे तो एब्सोल्युटली, नो डाउट। उनको मार्केट एक्सपोजर इतना ज़बरदस्त है, लेकिन ये है कि भाई मैं इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाऊँगा, ओके। है ना। फिर क्या उन्होंने So, 3 स्टेप्स किए, आपने क्या उनको सिखाया तो फिर उन्होंने एग्जैक्टली? पहली बात तो इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किए, ठीक है, उसके रिदम में आना में बंदे को टाइम लग जाता है, इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट किए, एज वेल एज सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो आता है सैलरी नेगोशिएशन। ओके, फर्स्ट इज इंटरव्यू, सेकंड इज सैलरी नेगोशिएशन, हाँ, ठीक है। तो पहला होता है कि भाई आप उस साइकिल को ब्रेक करो, अपने मेंटल उसको, कि भाई मेरे को मैं एक ही जगह टिका रहूँगा या जो भी ऐसे, और इंटरव्यूज देना स्टार्ट करो। सेकंड इज सैलरी नेगोशिएशन पे उन्होंने फोकस किया कि भाई एचआर को आप कन्विंस कैसे करोगे अपने डिजायर्ड नंबर पे, ओके। और उनसे एक बढ़िया कॉन्वर्सेशन कैसे बिल्ड करोगे। क्योंकि देवेन भाई देखो, एचआर का क्या रोल है, मतलब एचआर का क्या रोल होता है, क्या काम होता है एचआर का? कि अच्छे मैन पावर को लाना लेना, ठीक और है, एक अच्छे कॉस्ट में कंपनी के बजट पे कंपनी के बजट पे। यस, तो आपने एकदम सटीक बात बोली, कंपनी के बजट पे एक बढ़िया रिसोर्स को लेके लेके आना। आना है। हाँ। अब एचआर का जो एक केपीआई होता है ना, कि उसको एक डेडिकेटेड जो उसको केआरए केपीआई दिया गया है, उसका केपीआई ये होता है कि आपको सीटीसी कम से कम रखना है, 100%। क्योंकि सीटीसी इज कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी। तो आपको रिसोर्सेज को लेके आना है, लेकिन भैया कंपनी का खर्चा उस पर कम से कम होना चाहिए। अब आप देखो आप कैसे क्या करोगे। तो एचआर का रोल ही है, मतलब एचआर को ये है कि भाई मेरे को तो कंपनी का खर्चा कम से कम कराना है और बढ़िया रिसोर्स को लेके आना है। एग्जैक्टली। तो जब आप एचआर राउंड में जाओगे, एचआर आपको निचोड़ देगी, मतलब एचआर तो पूरा फुल टू ट्राई करेगी कि आप अगर मांग रहे हो, आप 10 लाख पे हो, आप मांग रहे हो 18 लाख, तो भाई मैं आपको 13 पे कैसे अग्री कराऊं। सही बात है। तो उसकी तो ट्रेनिंग ही उस पे हो रही है दिन रात। उसको तो पिछले अगर 2 साल 5 साल 10 साल जितना भी उसको एक्सपीरियंस है, वो दिन रात यही काम कर रही है कि अगर कोई 20 मांग रहा है तो उसको 15 पे कैसे अग्री कराऊं, कोई 10 मांग रहा है तो उसको 5 पे कैसे अग्री कराऊं, कोई 25 मांग रहा है तो उसको 20 पे कैसे अग्री कराऊं। सही बात तो है। उसकी तो डेली ट्रेनिंग ही, मतलब उसको तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही उसी चीज़ का हो उसी रहा है। चीज़ का है। हाँ। तो अगर आप ये गेम समझ गए कि भाई एचआर अगर आप 50 मांग रहे हो, वो आपको 38 पे रेडी कराने का कोशिश कर रही है, अगर आप उन्हें 38 को 45 पे ले गए या 38 को आप 48 पे ले गए, मतलब वो एक बीच वाले अमाउंट पे कहीं तो भी आपने नेगोशिएट खींच लिया, तो दैट इज़ अ विन फॉर यू। एग्जैक्टली। और दूसरा मेन फैक्टर इसमें ये है कि आप उस एचआर को भी ये फील कराओ कि दिस इज़ अ विन फॉर यू।
ओके, और ये कैसे हो पाता है? मतलब इसको डबल टैप कर, बड़ा 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 मैजिकल सा लग रहा है मेरे को कि मैं कहीं गया, उसने मेरे को 50, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन 50 लाख है, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा रियलिस्टिक कर देता हूँ हमारे यूज़र के लिए। मेरा सैलरी 30,000 है, ठीक है। दैट मीन्स मैं 3,60,000 कमा रहा ठीक हूँ, है। और मैं गया कि यार मेरे को 8 लाख चाहिए, Correct. रिजनेबल मैं मांग रहा हूँ, मतलब 100 छोटे बेस पे तो 100 to 100% हाइक हम बिल्कुल, एक्सपेक्ट हाँ, कर ही सकते हैं। मैं 8 लाख मांग रहा हूँ, अब 8 की जगह पे उसने मेरे को 6.5 में क्लोज कर दिया। करेक्ट। अब मेरे को 8 के लिए जंप मारना है, तो बड़ा Yes. मैजिकल लग रहा है। तो ये कैसे होगा फिर? इसको अगर थोड़ा डीप डाउन, जो आपके स्टूडेंट ठीक ने है, किया, जैसे आपने बोला okay. 52 से ना 56 से 56 से 1 करोड़ तक 1 गया, हाँ। ये कैसे हो पाया? वैसे बाय द वे So- स्क्रीनशॉट भी हम यहाँ पे डाल देंगे। श्योर। हाँ। सो अभी इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। एक मैं बहुत ही एक बढ़िया स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर करता हूँ, जो कि सारे व्यूअर्स आपके ऑडियंस के लिए एकदम कमाल, उनको सुनते ही मज़ा आ जाएगा। ठीक चलो है, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं, उसमें से एक चीज़ है जिसको मैं बोलता हूँ भाई डैन प्रिंसिपल। डैन प्रिंसिपल, डैन प्रिंसिपल, DAN, DAN, ठीक है, DAN, हाँ। DAN। तो अब ये जो डैन प्रिंसिपल है ना, ये आपको एकदम डॉन वाली फील देगा। ठीक है, अच्छा, डैन ठीक है। एकदम आपको डॉन वाली फील देता है। हाँ। तो ये ऐसा काम करता है कि दिस इज़ अबाउट डिफरेंशियल अमाउंट नेगोशिएशन। डिफरेंशियल अमाउंट डिफरेंशियल नेगोशिएशन। अमाउंट नेगोशिएशन मतलब कि आपने मांगा 8 लाख रुपए, हम्म। HR बोल रही है जी हम आपको ना एट मैक्स 6.5 तक दे सकते हैं, करेक्ट। कंपनी का बजट इतना ही है, ये है वो है जो भी है, हम आपको 6.5 लाख तक दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब जो यूज़र है, जो क्लाइंट है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। हाँ, ऑब्वियसली। ठीक है, हाँ। हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ भाई देवेन भाई, मैं आपको ना 6.5 तक दे सकता हूँ, हाँ, ये तो मैं हमारा क्या ही बजट बोलूँ है। उसके बाद? तो आप ना ज़्यादा से ज़्यादा हाँ ही बोलोगे। हाँ बोलूँगा, बोलूँगा बढ़ा दो, आप हाँ बढ़ा दो, कुछ भी। बोलेगा भाई नहीं इससे ज़्यादा कंपनी अप्रूव नहीं करेगी, क्लाइंट का बजट नहीं है, ये हम एट मैक्स दे सकते हैं। करेक्ट। तो बंदा थक हार के बोलता है जी ठीक है ओके, और वो एक्सेप्ट कर देता है, साइन कर देता है, जो भी ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहीं पर ठीक है, आप अगर डैन प्रिंसिपल लगा दो तो ओके, पूरा गेम चेंज हो जाएगा। चलो लगाते फिर। वो डैन प्रिंसिपल ऐसे काम करता है कि मैंने आपको बोला 6.5 तक दूंगा, ठीक है, 8 मांगा आपने, मैंने कहा 6.5 तक दूंगा। अब आपको एकदम से जैसे आपको पता पड़ा कि HR का बजट क्या है या वो कहाँ तक देने के लिए कंफर्टेबल है, तो हम वहाँ पे उसको बोलते हैं कि आप डिफरेंशियल अमाउंट पे ही नेगोशिएशन करो। मतलब कि अब आपको 8 लाख की बात ही नहीं करनी, ठीक है। आपको करना है 8 लाख माइनस 6.5 लैक्स। मतलब कि 6.5 लाख तक तो HR रेडी था, वो तो हाँ, वो तो वो तो कन्विंस्ड है 6.5 आ लाख गया। देने के लिए। तो आपको 6.5 लाख के लिए उसको रेडी ही नहीं कराना, आपको मात्र 1.5 लाख रुपए की बात करनी है। ओके, तो ये अमाउंट सुनने में थोड़ा तो ये छोटा सा हाँ, लगता तो है ये फिर। डिफरेंशियल अमाउंट है कि 8 लाख माइनस 6.5 लाख, तो 1.5 लाख की बात करनी है मेरे को। अब मैं 8 लाख एग्जैक्टली। 8 लाख 8 लाख बोलूँगा तो HR को लगेगा भाई 8 लाख की बात कर रहा है। रादर देन मैं 1 लाख की, 1.5 लाख की, 2.5 लाख की जब बात करता हूँ, करेक्ट। तो उसको लगता है कि यार मतलब ये तो बड़ा छोटा कम सा अमाउंट नंबर का है, कॉन्वर्सेशन एग्जैक्टली। हो तो ये रहा है। माइंड गेम जैसा कुछ हो गया ना फिर, तो कंप्लीटली माइंड के साथ थोड़ा हाँ, सा। कि कंप्लीटली आप उसको कैसे, उसको कॉन्वर्सेशन को कैसे चेंज कर सकते हो, और HR को भी ऐसा फील करा रहे हो कि 1.5 लाख की बात कर रहा है बंदा। अमेजिंग। ठीक है, तो अगर वो 6.5 से ठीक है, आप अब 1.5 लाख का कॉन्वर्सेशन चालू कर दिया आपने नेगोशिएट कि इट्स जस्ट द मैटर ऑफ 1.5 लैक्स, एंड मैं ये वाली चीज़ें भी करूँगा, मैं ये वाला, मतलब उसका पूरा आप अपने स्किल्स को रिलेट करेक्ट। करके उस पर कन्विंस करोगे। तो अगर वो 6.5 से 7.25 तक भी आ गई, 7.4 तक भी आ गई, तो आप तो उस कॉन्वर्सेशन से 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा खींच रहे हो ना। खींच ही रहे हो, वाओ। तो ऐसे करके मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक है तो डिफरेंशियल डैन अमाउंट एक बहुत नेगोशिएशन। सुपर चीज़ है, मैंने भी लिख लिया है, और मेरे हिसाब से सभी लोग को यहाँ पे लिख लेना चाहिए ताकि उनको बेनिफिट हो। एक स्क्रिप्ट रन करते हैं, एक छोटा सा, ठीक है, यस, जहाँ पे मैं HR बन जाता हूँ। मेरे को एक बार खाली बताइए, क्योंकि ठीक है। आपने बहुत सही बोला कि एक बार अगर मुझे 6.5 लाख ऑफर हो गया है तो मेरे को सब कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है कुछ खास। फिर आप कैसे मेरे को क्या आप बोलोगे डैन को ना, क्योंकि मेरे को चाहिए आज ना नोट वर्दी होनी चाहिए पॉडकास्ट ना, नोट बना के उन लोग लेके जाओ, मजा उन आ लोग जाए। क्रैक कर मजा आ जाए। और फिर मेरे को डेफिनेटली, मेरे को अगर मेरे को आपके साथ जुड़ना है तो मैं कैसे जुड़ूंगा, मुझे वही बताना है आपका नेक्स्ट। अभी Done. तो मैं आपको बोलता हूँ कि सौरभ देखो, मैं 6.5 दे सकता हूँ आपको, उसके ऊपर कंपनी बजट ही नहीं दे रही है, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, मेरे को चाहिए आप मेरे साथ काम करो, बट 6.5 के ऊपर मैं दे ही नहीं सकता। ठीक है, अब बताओ आप कैसे बताओगे इसको? ओके, मैंने अपना पूरा मैं ऑल इन चले गया भाई, मेरे पास अब कुछ नहीं है, ठीक है, 6.5 दे दिया मैंने, बात खत्म। ठीक है। सो उसमें सबसे पहले रिस्पॉन्ड या रिप्लाई ऐसा जाना चाहिए कि भाई आई टोटली अग्री विद यू। ठीक है, जैसे HR जो अभी ना, आपको उसको अपनी तरफ ले लेना है पहले, ठीक है, कि भाई देवेन भाई आई टोटली अग्री विद यू, राइट, कि आपका कंपनी का बजट ये है वो है जो भी है 6.5 तक, बट व्हाट आई फील इज़ जो मैं वैल्यू लेके आऊँगा, या फिर इसको हम ऐसे भी डाल सकते हैं कि भाई मैं राउंड 1 में बैठा पैनल के साथ, राउंड 2 में बैठा, राउंड 3 में बैठा, अभी मैं HR राउंड में हूँ। ठीक है, पिछले तीनों राउंडों में ना आई हैव बीन एबल टू एनालाइज, मैं वो समझ पाया, मैं वो देख पाया कि रिक्वायरमेंट क्या है और मेरा इन्वॉल्वमेंट ना प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ पर आने वाला है। सो व्हाट आई फील इज़ कि
अगर मैं 8 लाख रुपए मांग रहा हूँ और हम 8 lakhs की बात कर रहे हैं एंड इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ अनदर 1.5 lakhs, मात्र 1 से 1.5 लाख रुपए की बात है, ठीक है। इस वाली चीज़ के लिए ना मैं इससे ज़्यादा वैल्यू ला के टेबल पे रखूँगा, क्योंकि मेरा जो स्किल सेट है और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो परफेक्टली अलाइन कर रही है। एंड एक यहाँ पे ना एक बढ़िया क्लोजिंग लाइन भी चलती है, ठीक है, वहाँ पे कि उनको ये बोला जाता है कि भाई आप ना अपने सारे पिछले जो मैंने 4 राउंड दिए, 3 राउंड दिए, आप उन सबसे मेरा फीडबैक ले लो। मैं परफेक्टली अलाइन हो रहा हूँ आपकी रिक्वायरमेंट के साथ। तो मेरे को लगता है कि आपकी जो इतनी बड़ी कंपनी है ना, उसके लिए 1 से 1.5 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ऑसम। तो जब आप इस लेवल का कॉन्वर्सेशन करते हो तो उनको ये फील होने लग जाता है कि भाई अब उनके ना उस पे ईगो पे मतलब वो उस पे आ जाते हैं कि भाई मैं इतनी बड़ी कंपनी के एचआर हूँ, ठीक है, अब मैं वो ना 1-1.5 लाख का मतलब उसके लिए ज़्यादा मैं चीज़ी पे नहीं करूँगी, तो वो थोड़ा सा उस डायरेक्शन में भी वो चला जाता है। ऑसम ऑसम ऑसम। वैसे आप लोग कैसा लगा? आप लोग डैन नीचे लिख दोगे, डैन कमाल, डैन कमाल कर दो तो समझ में आएगा। स्क्रिप्ट लिख लो और स्क्रिप्ट जाके रन करनी चाहिए। सौरभ भाई, अगर कोई आपसे सीखना चाह रहा है, मैं आगे थोड़ा बढ़ूंगा, आप इंडियाज लीडिंग सैलरी हाइक कोच हो और आज के डेट में मेरे को लग रहा है अगर इंडिया को हम बात करते ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए, तो आप पहले तो अपना पर कैपिटा इनकम बढ़ाओ। Absolutely. लोग बात करते पैसिव इनकम की, सोते सोते पैसा बनाना है हमको। अरे सोते सोते बाद में पहले बनाओ, पहले जागते हुए तो अच्छे से बना लो एक्टिव इनकम पे। एक्टिव इनकम। और एक्टिव इनकम 2 तरीके से बढ़ता है, या फिर जॉब करो या फिर फ्रीलांसिंग करो। अब हम बात करें जॉब की, अगर आपसे कोई जुड़ना चाह रहा है, अब देखो मैं जानता हूँ आप वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कोच हो क्योंकि आप नंबर 1 हो। हमारे यूजर्स के लिए जो आज ये पॉडकास्ट अब तक देख रहे हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी अगर आपसे कोई डायरेक्टली सीखना चाह रहा है लाइव? बट लाइव ओके। देवन भाई, हम क्या कर सकते हैं कि हमारा एक बूट कैंप होता है, सैलरी बूट कैंप क्या होता है? सैलरी एक बूट कैंप होता है, 3 दिन का होता है, Day 1, Day 2, Day 3, जहाँ पे कि मैं लाइव आके तीनों दिन उनको सिखाता हूँ कि भाई आप सैलरी नेगोशिएशन में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, क्योंकि एचआर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी देते हैं कि भाई नहीं ऐसा होगा तो ऐसा होगा, सिनेरियोज आ जाएंगे। हाँ, सही बात है। सिनेरियोज कि भाई आपकी जो आप 15 दिन में ज्वाइनिंग करोगे तभी मैं आपको इतना सैलरी दूंगा। मतलब बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सैलरी नेगोशिएशन, नौकरी और लिंक्डइन से ज़्यादा इंटरव्यू कॉल्स कैसे लेके आनी है, तो हम ये सब चीज़ें उसमें कवर करते हैं 3 दिन में। ठीक है, तो Day 1, Day 2, Day 3 तीनों दिन 3 से 4 घंटे के आसपास चलता है। थोड़ा उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी होता है, थोड़ा लंबा भी जाता है। तो इसके लिए मतलब हमारा एक अच्छा खासा फीस भी होता है जो लोग पे करके आते हैं। कितना है उसका फीस? क्लोज टू 5-6 थाउजेंड होता है जस्ट वो 3 दिन की लर्निंग के लिए। Got it. लेकिन अभी हम यहाँ पे आपके ऑडियंस के लिए वी कैन गिव देम एज अ गिफ्ट कि भाई अगर वो आना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, दे डोंट नीड टू पे एनीथिंग, वो बूट कैम्प का पार्ट बन सकते हैं। तीनों दिन बढ़िया तरीके से लाइव सीख सकते हैं। ऑसम। तो एक काम करें, गूगल फॉर्म डाल देते हैं। तो जो भी लोग 3 दिन का बूट कैम्प कंप्लीटली 6,000 रुपये का फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाह रहे हो, फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए फ्री कर देते हैं। हाँ, ये सही है। और उसके बाद जैसे कोई आएंगे तो उनको 6,000 पे करना रहेगा। तो फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए फ्री है। आप गूगल फॉर्म है, अपना डिटेल्स जाके डाल दीजिए और सीधा आप सीखेंगे सौरभ सर के साथ 3 दिन के इस बूट कैम्प में हर एक चीज़। मतलब अभी तो हमने एक पार्ट को छुआ है, अब अगले आगे बढ़ते हैं। सो सौरभ भाई, आपने मेरे को बता दिया सैलरी नेगोशिएशन करने का तरीका, और बहुत ये डैन मेरे को बहुत सुपर्ब लगा। मेरे को तो लग रहा है कि मैं वेंडर्स के नेगोशिएशन में भी इसको यूज़ कर सकता हूँ मैं, कि मुझे कोई सामान पसंद आई है, मान लो 1,000 की, और मेरा बजट मान लो 800 है, और वो मेरे को 1,000 में देना चाह रहा है, तो मैं से वो 200 रुपये की मगजमारी करूंगा। मैं क्यों 800 और 1,000 की बात करूँ? मतलब अमाउंट छोटा लगने लगता है। फ्रीलांसिंग में हर जगह यूज़ हो सकता है। हम लोग फिजिकल इवेंट करते हैं तो हमारी जो टीम है, जैसे वेंडर से, होटल वालों से, सबसे वो करती है, तो वो डैन प्रिंसिपल हर जगह लगाते हैं। बहुत पावरफुल चीज़ है। डैन डॉन बना देगा। अब डॉन बनने के पहले, अब देखो हम तो बन चुके डैन, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है, जो मेरा 25,000 कमा रहा है, ओके, उसको जॉब ही नहीं मिल रही है। वो बोल रहा है भाई मुझे तो कोई कॉल ही नहीं कर रहा है, मैं इंटरव्यूज दूर की बात है, मैं रेज्यूमे भेज के थक चुका हूँ। मेरे पास अच्छा साल का एक्सपीरियंस है। मेरे पास कितने लोग आते हैं 10-12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, बट सैलरी 30-40-50 हज़ार। 10 साल एक्सपीरियंस। अब मेरे को लगता है 10 साल बाद तो एक आदमी अगर 1.5-2 लाख रुपए नहीं कमा रहा है तो कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ प्रोसेस में गड़बड़ है। फिर भी लोग 50,000 पे सेटल है, 15 ईयर्स एक्सपीरियंस, 60,000 सैलरी। ट्रू। सो उनको ना इंटरव्यू कॉल से नहीं आ रहे। ओके, अब 15 साल से मार्केट में, उसका मतलब ऐसा तो नहीं कि इररिलेवेंट है, नहीं, यूजलेस तो हो नहीं सकता, तभी 15 साल से टिके पड़े। उस स्वीट स्पॉट तक कैसे पहुंच पाए जहां पे लोग को ना बुलावा है, या खुद अगर कहीं रिप्लाई, अगर कहीं सीवी भेज रहे हैं तो एक्सेप्ट हो जाए कि चलो यार आपका सीवी मुझे अच्छा लगा। ये बताओ कि हमारे पास जॉब्स कैसे आए इस मार्केट में? ओके, सो इसमें एक जो सबसे बड़ा रीज़न है ना जॉब नहीं आने का, वो है जो लोग, मतलब जो डेली बेसिस पे लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो वो सिंपल देवेन भाई क्या करते हैं, अपना फ़ोन निकाला, नौकरी पे गए, लिंक्डइन पे गए, ठीक है। जैसे ही देखा कि अच्छा ये स्किल या फिर ये रिक्वायरमेंट मेरे से थोड़ा बहुत भी मैचिंग है, सिंपल करते हैं अप्लाई 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 अप्लाई,
मतलब Okay, अप्लाई बटन correct. पे सिंपल, जैसे मान लो Click आप करते जावा पे हो या फिर हाँ. आप डेटा एनालिस्ट के लिए ढूंढ रहे हो, तो ऊपर सर्च करेंगे डेटा एनालिस्ट जॉब समथिंग, जो भी डेटा एनालिस्ट से आएगी रिलेटेबल, देखा नहीं देखा सिंपल अप्लाई. अप्लाई 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 अप्लाई। अब लोगों का कंप्लेंट होता है, हम अपने बूट कैम्प में भी वर्कशॉप में लोगों से पूछते हैं कि आपने पिछले महीने में कितने जॉब्स पे अप्लाई किया अप्रॉक्सीमेट, और कितने इंटरव्यू आपके शेड्यूल हुए। तो उसमें जो मतलब मैं यहाँ पे आपको जूम चैट का ना एक स्क्रीनशॉट भी और वो मल्टीपल वो भी दे दूंगा। लोग डालते हैं भाई 70 अप्लाई किया, 60 अप्लाई किया, 90 अप्लाई किया, हार्डली एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ या 2 इंटरव्यू शेड्यूल हुए। 70 में से 2. हाँ, तो अब आप इसका रेशो निकालो, क्योंकि वो कुछ देख समझ कुछ ही नहीं रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई मेरे को इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है, तो वो ना एक डेस्परेट तरीके से प्ले कर रहे हैं। और अप्लाई करना बहुत इजी है. हाँ, इंस्टाग्राम में simple- लाइक ठोकने के बराबर हो बस गया ये बस तो. सिंपल अप्लाई आप करो और उनको लगता है कि भाई मेरा गया और मेरे को कॉल आएगा। अल्टीमेटली मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि आपका जो रेज्यूमे है ना, आपका जो प्रोफाइल, नौकरी प्रोफाइल है, लिंक्डइन प्रोफाइल है, आपका रेज्यूमे वो एचआर तक ही नहीं पहुंच पा रहा है। ओके. तो वो बहुत सारे जैसे एटीएस मैकेनिज्म आजकल काफ़ी सारे रील सीएफओ पे अभी लोगों को पता पड़ गया कि भाई एटीएस क्या होता है। क्या है वैसे ATS ये? एटीएस इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. ओके. तो ATS. एटीएस सिस्टम में क्या होता है कि आपने हर कंपनी के पास अपना एटीएस सिस्टम है। ठीक ठीक है. है, और जैसे ये फॉर करता क्या है? एग्जांपल आप गए गूगल पे, आपने अप्लाई किया, ठीक है. तो एटीएस क्या करता है, एटीएस ना एज अ फायरवॉल की तरह काम करता है। जो कंप्यूटर पे फायरवॉल लगा होता है वो आपका एक सेफ्टी गार्ड है। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है, ठीक है, ये IBM है। अब इस पे हर जगह से ना लोग अप्लाई 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 कर रहे हैं, ठीक गूगल, है? लिंक्डइन, हाँ, naukri.com तो अब सब ये जगह जो से. कंपनी है इसके चारों तरफ ना एक एटीएस की एक वॉल लगी हुई है, मतलब एक प्रोटेक्शन लगी हुई है एटीएस की। ठीक है, तो यहाँ से भी रेज्यूमे आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है इंटरव्यू, लोग अप्लाई 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 सब जगह से, नौकरी से, लिंक्डइन सब जगह से कर रहे हैं। लेकिन और जो अंदर जो रिक्रूटमेंट के लिए एचआर बैठे हैं ना, उन तक बहुत ही चुनिंदा रेज्यूमे पहुँचेंगे। ओके. तो एटीएस क्या करता है कि वो आपने जिस जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया उसका जेडी उठाता है, ठीक है. ठीक है, आपका रेज्यूमे का कंटेंट उठाता है, ठीक है. उन दोनों को मैच करके एक स्कोर जनरेट करता है। ओके. ठीक है, तो आपका रेज्यूमे उठाया और उसका जॉब डिस्क्रिप्शन जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका वो उठाया, स्कोर जनरेट किया। अगर एक एग्जांपल कि अगर स्कोर जनरेट हुआ 40%, मतलब आपका रेज्यूमे इस जॉब एप्लीकेशन से सिर्फ 40% ही मैच कर रहा है, ओके. तो आपका रेज्यूमे ज़िंदगी भर उस एचआर के पास पहुंचेगा ही नहीं, वो आपको एटीएस लेवल पे ब्लॉक कर देगा। वाओ. ओके. ओके. ये तो मतलब बहुत लोग मिस आउट कर रहे हैं फिर. हाँ, उस पर लोग ध्यान ही नहीं दे, मतलब सिंपल अप्लाई 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 किया, वो ये तक नहीं सोचते कि यार मैं इस जो जेडी से या इस जॉब डिस्क्रिप्शन से अपने रेज्यूमे को मैच तो कर लूँ। ये कोई नहीं करता. मतलब ये मेरे को खुद को नहीं पता था. तो मतलब आप बोल रहे हो कि अगर JD में फॉर एग्जांपल ABC है और अगर हमारे रेज्यूमे में DEF है तो बेकार हो कोई गया. सेंस ही नहीं है। हाँ, और अगर हमारे रेज्यूमे अगर JD में ABC है और हमारे रेज्यूमे में BC एटलीस्ट होना चाहिए, हाँ, दो yes, चीज. करेक्ट। कितना ATS का जैसे आपने बोला 40% स्कोर तो रिजेक्ट, कितना स्कोर ऐसा होना ना चाहिए? कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है और वो रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। तो हो सकता है मान लो IBM ने कोई रिक्वायरमेंट निकाली, तो उनका रिक्वायरमेंट किस तरीके का कि वो 60% वाले स्कोर वालों को भी, मतलब जो भी अबव 60 हैं उनको भी ले लें और उनके भी इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल कर दें। मे बी किसी रिक्वायरमेंट में वो 80% करें. तो रोज में आई गेस रोज टू रोज डिफाइन करते रहेंगे. बट अच्छा स्कोर ये होना चाहिए, अबाउट 60-70 रहो. 50-60 अगर आप होगा ना तो अच्छा स्कोर है। लिंक्डइन या नौकरी ने एक सर्वे निकाला था अभी कुछ टाइम पहले, जितने भी जॉब एप्लीकेशंस आती हैं उसमें से मोर देन 80% जो जॉब एप्लीकेशन होते हैं ना उनका स्कोर 30% से कम होता है। तो आप मतलब अगर आप 50-60 भी मेंटेन कर लोगे ना, आपके पास ऑटोमेटिकली अगर आप 25 एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपके पास 5-7 तो कॉल आएगा। एग्जैक्टली. तो अभी आप बस अंधाधुंध अप्लाई करते चले आ रहे हो, उससे काम उसमें नहीं कोई मैचिंग नहीं बनेगा. हो तो रहा, इसके लिए फिर क्या करना चाहिए हमें? JD फर्स्ट स्टेप जो जितना मैं समझा, JD के हिसाब से रेज्यूमे बना लो. कोई ऐसा टूल है, कोई हैक है जो फटाफट लोग बना पाए? एक टूल है रेज्यूमे वर्डेड। रेज्यूमे वर्ड इट. रेज्यूमे वर्डेड, रेज्यूमे WORDED। WORDED. हाँ, ठीक, इसका लिंक हम नीचे डाल देंगे. हाँ, इसका वो डाल देंगे। तो रेज्यूमे वर्डेड पे आप सिंपल जा सकते हो, फ्री टूल है, आप ओपन करोगे, कुछ उसके ट्रायल्स फ्री हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे कि आप अपना सिंपल वो आपके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो और आपके जो रेज्यूमे आप अपने उसमें कंटेंट डालोगे, अपलोड करोगे, वो उसको मैच करके आपको बता देगा क्या स्कोरिंग है। ऐसी एक टूल है jobscan.com। jobscan.com, उसमें भी आप सिंपल जाओ, अपना रेज्यूमे अपलोड करो पहले स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसको कॉपी पेस्ट कर दो, उनका एक जहाँ भी लिंक्डइन naukri.com से जहाँ पे अपने JD आपको मिला है वो कॉपी कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, वो आपको मात्र 60 सेकंड्स में एक स्कोर जनरेट करके दे देगा।
ऑसम। और फिर जाओ वर्ड फाइल में और अपने फिर आप रेज्यूमे में। जाके अपना उसमें चेंजेस वेंजेस या जो भी जैसे भी मैचिंग कर लो। और अभी तो चैट जीपीटी के हिसाब से आप सिंपल चैट जीपीटी पे डालो कि ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है करेक्ट। और ये मेरा रेज्यूमे का कंटेंट है, मेरे रेज्यूमे में कुछ कुछ चेंजेस सजेस्ट करो जो कि इस जॉब डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा बढ़िया तरीके से रेलेवेंट हो जाए। मतलब लोग मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। अगर आप थोड़े से 5-10 मिनट लगाओगे, ठीक है, और उसको टेलर फिट करके फिर अप्लाई करोगे, यू हैव बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग अ कॉल। ऑसम। तो मतलब इससे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब इंटरव्यूज बढ़ बहुत जाएगी ज़्यादा अगर बढ़ सिर्फ मैं जाती है। एक, अच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यस। सो मान लो जहाँ पे आप बोल रहे हो पहले 70 अप्लाई कर रहे थे, तो कोई मेरे को आप बताओ कि अगर आपको स्टूडेंट ने सेम चीज़ किया रहेगा, उसने कुछ नहीं किया अपने लाइफ में, यस। रेज्यूमे बदला जैसे आपने कहा, और अप्लाई अप्लाई सेम अप्लाई, यस यस। नॉट सेम करने का, फिर वो चेंज करके फिर हाँ, क्या रिजल्ट तो आया इसमें कुछ? इसमें सिंपल सा ये है कि आप जो अंधाधुंध अप्लाई कर रहे हो, आप 70-80-90 तो बहुत छोटा नंबर है। अगर आप करेक्ट। जो बंदा डेस्परेटली जॉब ढूंढ रहा है, जो बंदा एक्चुअल में जॉब हंट वाली जर्नी पे है, एवरेज वो 150 से ऊपर अप्लाई करता है महीने में, क्योंकि ओके। उसको तो पता ही नहीं ना। हाँ। आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, या मैं अपने कैफेटेरिया में बैठा हूँ, या मैं अपनी शटल से ऑफिस से घर जा रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ, या वर्क फ्रॉम होम में भी हूँ, ब्रेक पे शाम में बैठा हूँ, तो मैं ऐसे ही मतलब ऐसे टाइम पास में 8-10 अप्लाई कर दूंगा, मे बी 4-5 अप्लाई कर दूंगा। और ऐसा 30 दिन में से मैंने अगर 15 दिन भी कर दिया, एवरेज 4-5-6 एप्लीकेशन डेली भी मार दिया, तो आप वैसे ही पहुंच जाओगे 100 से ऊपर। करेक्ट करेक्ट। तो जो आप 100 से 150 बंदा अप्लाई कर रहा है और उसको एक भी कॉल नहीं आ रहा, आप बस अगर दिन के 15 मिनट लगा लो, वो अपना रिज्यूमे अपलोड करो, उसका स्कोर चेक करो, और उसमें जो कीवर्ड्स वीवर्ड्स डाल के डाल दो। अगर आप 15 से 20 मिनट लगाओ और आप टारगेट रखो कि मेरे को डेली एक ही जॉब अप्लाई करनी है। सिर्फ एक, हाँ, जहाँ पे मतलब हम 10-15 कर मेरे रहे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ही बिजी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे बीवी को मेरा 2 घंटा चाहिए, मेरे बच्चों को मेरे को 1 घंटा, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है। अगर मैं 15 मिनट निकाल के सिर्फ एक भी जॉब अप्लाई कर लूँ, महीने की 30 अप्लाई कर लूँ, आपके पास शॉर्ट शॉर्ट 10 कॉल से ज़्यादा आएगा। अमेजिंग। 10 कॉल से ज़्यादा, तो मतलब 30 जॉब मैंने अप्लाई कर दिए, 30 दिन में Yes, अज्यूम हाँ। कर रहा हूँ, और उसमें आप बोलो 10 कॉल्स सिर्फ आ एक जाएगा। अप्लाई करना है डेली का। कोई ऐसा सक्सेस स्टोरी जो आप शेयर कर पाओगे? ऐसे बहुत सारे बंदे हैं। अभी जैसे रिसेंटली अभी आज ही सुबह, ठीक है, पूजा का एक मैसेज आया था, मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगा। पूजा ने डाला, उसने लास्ट 1 वीक, मतलब सिर्फ एक हफ्ते पहले उसने जर्नी चालू करी है, वो 4 से 5 इंटरव्यू दे चुकी है। वाओ। उसने सिर्फ रेज्यूमे अपडेट करने का पावर है ये। यस। और उसने अब देखो 4 से 5 अगर वो इंटरव्यू दे रही है, 3-4 उसने इंटरव्यू दिए हैं या पाइपलाइन में जो भी हैं, तो उसके लिए पक्की बात है उसको 10-12 कॉल आए होंगे। आराम क्योंकि से, ऐसे नहीं कि हर कॉल आई और हर कॉल पे आपने इंटरव्यू शेड्यूल हो वो गया, तो है पॉसिबल ना। नहीं, हाँ। तो उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर 10-12 कॉल आई होंगी, और उसमें से उसने 3-4 इंटरव्यू दे चुकी है, और 1-2 का प्रोसेस चल रहा है, जो भी जस्ट लास्ट 1 वीक की बात है। अमेजिंग तो अमेजिंग। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम लोग सोचते हैं कि यार मेरे को तो ना कॉल ही नहीं आ रही है। सबसे Correct. बड़ा चैलेंज है कि इंटरव्यूज़ नहीं आ रहे हैं। आई थिंक मार्केट में ना जॉब रिक्वायरमेंट नहीं है अभी ना। देवेन भाई, रिसेशन चल रहा है अभी ना, ले ऑफ चल रहा है। जब ये सब सेटल हो जाएगा ना, तब मैं जॉब हंट करूँगा। तब जॉब हंट करेंगे। यहाँ पे सौरभ भाई, जैसे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, रिसेशन की आपने बात की, ले ऑफ की बात की, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ गई कि मेरे को रेज्यूमे अपडेट करना है। तो यहाँ पे एक्शन पॉइंट्स मैं भी लिखते जा रहा हूँ, आई होप आप भी लिखते जा रहे हो, क्योंकि मेरे को भी इसके बाद जॉब ढूंढने का शुरुआत करना पड़े तो ये काम आ जाएगा। सो यहाँ पे जैसे आप अभी AI आ रहा है, अभी पीछे ही एक हफ्ते पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 8,000 लोग को निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट। उसके पहले मेटा ने तकरीबन 1,000-1,500 लोग को निकाला, और उसके बदले में 4-5 लोग को सिर्फ अभी हायर किया, और 800 करोड़ का सैलरी दिया, जो इंडियन ही थे बाय द वे, वो बहुत फैला। तो एक तरफ से निकाला, और एक तरफ से 4-5 लोग AI इंजीनियर्स लोग को हायर करे जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज, IBM है, सीमेंस है, बहुत सारी कंपनी का ले ऑफ न्यूज़ में पढ़ते रह रहा हूँ आजकल। AI का ले ऑफ जेन्युइनली हो रहा है, मैं भी मानता हूँ, और AI एक नेक्स्ट बिग थिंग होते जा रहा है, मैं भी मानता हूँ पर्सनली। आपको क्या लग रहा है, बिकॉज आप लीडिंग सैलरी हाई कोच हो, एब्सोल्युटली। क्या दिख रहा है AI की वजह से? तो मान लो मैं चलो मैं नॉर्मल एनालिस्ट हूँ, ठीक है। मैं जिंदगी भर से काम किया, अब AI मेरे को नॉर्मल चैट जीपीटी यूज़ करना था, प्रॉम्प्ट, वो भी गूगल की तरह AI को यूज़ करता हूँ मैं, बोला उसने कुछ जवाब दे दिया। डन। तो क्या जॉब मार्केट सही में खत्म हो जाएगी? फिर जॉब कहाँ जाएगी? कैसे फिर सबको इतना बड़ा पैकेज मिल पाएगा आपके हिसाब से? ओके। सो इसके अंदर ये है कि अभी उस लेवल तक के डेप्थ और ऑप्टिमाइजेशन वाले आने में ना बहुत टाइम लगेगा। ओके। बिकॉज अभी हम अगर IT सेक्टर की बात कर रहे हैं, जो IT वाले लोग हैं, मे बी वो डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट पे काम कर रहे हैं, या फिर वो पावर BI पे काम कर रहे हैं, क्लाउड पे काम कर रहे हैं, जावा पे, जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अभी जो AI की ट्रेनिंग वाला फेज़ चल रहा है, हाँ। अभी एक्चुअल में देखें तो AI ट्रेनिंग वाला फेज़ चल रहा है, जो कि पिछले 6-8 महीने साल भर से काफ़ी तेज़ी से ऑप्टिमाइज होता चला जा रहा है। अब जो ये जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, या फिर ये वाले जो टाइप के प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजीज है ना, इनमें बहुत ज़बरदस्त डेप्थ है। ओके। इनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा डीप है, ठीक है। एज वेल एज जो प्रोजेक्ट्स इन पे चल रहे हैं कंपनीज़ में, लाइक DXC हो गई, HP हो गई, जो भी कंपनीज़ में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है।
ओके। तो जिस भी प्रोजेक्ट में लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर उसका ना टेक्नोलॉजी से ज़्यादा या उसको लाइक ऑप्टिमाइजेशन से ज़्यादा उस प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी और वो कितने सालों से चल रहा है वो वाली फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा इनकोडेड और मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में वो है, ओके। जो उन टीम मेंबर्स और उन सबको उस तरीके से पता है कि अलग अलग एरियाज़ को जो भी लोग संभालते हैं। तो एआई कम्प्लीटली उनको एआई आईटी वाले लोगों को रिप्लेस नहीं करेगा अभी इतने जल्दी। ओके। इवन दो आईटी वाले जो बंदे हैं वो एआई की को मदद लेके एआई के साथ चल के अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं, अपनी चीज़ों को जल्दी फास्टर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ या ईमेल वाला एक्टिविटीज़, फॉलोअप वाला एक्टिविटीज़, इन सब वाली चीज़ों से। लेकिन जो डीप कोडिंग और जो बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट है वो उन बंदों को बहुत बढ़िया तरीके से आती है। ट्रू। तो वो उनको रिप्लेस नहीं कर पाएगा अभी। इतना जल्दी नहीं। आपको लग रहा है एआई आने के बाद भी कुछ साल बाद भी करोड़ों की जॉब्स मिलेगी, 30-40 लाख 50 लाख की पैकेज जैसे आज मिल रही है, करेक्ट। आगे भी मिलती रहेगी है? भाई मेरा इसमें ना बिल्कुल अलग ही थॉट प्रोसेस है। मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि देयर आर टू एस्पेक्ट्स। एक है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, एक है पीपल ड्रिवन चीज़ें। ओके। तो जब आप एक हायर रोल पे जाते हो, आप एक लीडरशिप लेवल वाले रोल पे जाते हो, ठीक है, आप एक उस एग्जीक्यूटिव रोल्स पे जाते हो, वहाँ पे यू आर नॉट पेड बेस्ड अपॉन योर टेक्निकल स्किल्स, ओके। यू आर पेड बेस्ड अपॉन योर पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, या फिर आपके क्लाइंट स्किल्स कैसे हैं, आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसा है, आप उस कंपनी के टफ क्लाइंट्स को संभाल पाओगे या नहीं संभाल पाओगे। तो वहाँ पे यू आर पेड बेस्ड अपॉन ऑल दोज एरियाज रादर देन जस्ट टेक्नोलॉजी, या फिर रादर मतलब वहाँ पे तो वो किसी भी जूनियर लेवल के दो बंदों को या फिर किसी भी एआई वाले टाइप के उस वाले को ले लेंगे ना, लेकिन जहाँ पे उनको क्लाइंट मैनेजमेंट करना है, मतलब कोई क्लाइंट है बहुत ही रफ क्लाइंट है, बहुत ही मतलब उसने लाइक लेनी देनी कर रखी है बाकी लोगों की, तो वहाँ पे कोई एक बंदा आके उस पूरे क्लाइंट, उसकी पूरी टीम, उसको सब बिल्कुल ऐसे सेट करेगा कि भाई वो एकदम आपकी कंपनी के साथ एकदम बढ़िया तरीके से अलाइन हो जाएगा। तो जो लीडरशिप और प्लस वहाँ पे उनको पूरे बड़े टीम हैंडल करनी है, ठीक है, जो उस वाले टाइप के रोल्स पे जाते हैं। जैसे अभी एक और हमारा स्टूडेंट है वेंकट, ठीक है, ही इज़ ऑल्सो क्लोज टू लाइक 17-18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अभी ही हैज़ ऑल्सो क्रॉस्ड 1 CR का पैकेज। तो ही स्टार्टेड ऑफ 27 lakhs। अभी 1.5 साल पहले उनका सैलरी था 27 lakhs। सिर्फ 1.5 साल के अंदर वो 1 करोड़ तक भाग गए। उसमें उन्होंने पहला जंप मारा 27 से 64 lakhs। ओके, बाय द वे ही इज़ नॉट फ्रॉम IT, ही इज़ फ्रॉम पावर प्लेटफॉर्म। भाई पावर प्लेटफॉर्म क्या होता है? मतलब पावर एनर्जी और अच्छा, वो ये वाले ओके वो वाले बैकग्राउंड से। देन 64 से उन्होंने मारा एक बड़ा जंप वेयर अप्रॉक्सीमेटली 1.2-1.3 CR के आसपास CTC है। नॉट एवरीथिंग फिक्स्ड, उसमें बहुत सारा वेरिएबल कंपोनेंट है। एक बार करोड़ के ऊपर जाते तो वेरिएबल्स आ ही बहुत जाता सारे है। उसके स्टॉक्स, इक्विटी, मतलब वो वाला काफ़ी कंपोनेंट आ जाता है। बट वहाँ पे ही इज़ नॉट जस्ट पेड बेस्ड अपॉन हिज टेक्निकल स्किल्स, रादर कि वो ना नए क्लाइंट्स को कैसे ऑनबोर्ड करवा रहा है, या कंपनी के लिए कुछ और ज़्यादा हाई वैल्यू वाली चीज़ें कैसे खींच के लेके आ पा रहा है, बड़ी टीम्स को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। एंड जस्ट 1-1.5 साल पहले ही वॉज इन अ मोड कि भाई मैं मतलब 27 लाख पे होना, ऑलरेडी ये भी बहुत हायर सैलरी है। अच्छा, उसके माइंड में ये था कि 27 भी बहुत बड़ा है। 27 तो, और 27 से 40 कौन दे देगा। सही बात है, मेरे दिमाग में भी है कि यार एक बार 27 पे आप पहुंच गए तो 40 तो कैसे ही मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो वहाँ पे मतलब हायर रोल्स पे और उस वाले हायर पैकेजेस के लिए फिर एक अलग ही गेम और अलग ही स्किल्स। एग्जैक्टली। सो मैं मेटा का एक बहुत बड़े HR का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो भी बोल रहे थे कि मेटा में अगर हम हायरिंग देखते हैं तो मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल देखते हैं, रेदर देन टेक्निकल स्किल्स जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जरूरत है। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड क्या है उसके माइंड में, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कैसे झेलेगा, कैसे उसको कॉन्कर करेगा, वो ज़्यादा हम देखते हैं। सो आई बिलीव यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है देवन भाई, आप इतना बड़ा आपके पास टीम है, मैन पावर है, सब कुछ है, तो आप उसमें से भी देखो कि कोई 1-2 बंदे ऐसे होंगे, ठीक है, जिन्होंने मे भी हो सकता है पिछले 2 महीने 3 महीने में इतना ज़्यादा कुछ वैसा नहीं किया, लेकिन जब कोई टफ सिचुएशन आया, ठीक है, उन्होंने वो चीज़ को ना बहुत प्यार से निकाल दिया कि आपको लगा कि भाई इसका ना 2-3-4 महीने का सैलरी वर्थ इट हो गया 100%। तो वो जो रोल्स होते हैं ना उस पर फिर वो वाला स्किल, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आप मेंशन कर रहे हो, और वो जो एनालिटिकल स्किल है, क्लाइंट हैंडलिंग है, मतलब उसमें वो सब पूरा आ ही जाता है। जैसे आपने अपने स्टूडेंट वेंकट की बात की, करेक्ट, मतलब ह्यूज 27 से वो 1.2 करोड़ का उसको पैकेज मिला। तो आप मेरे को बताइए क्या 3-4 चीज़ें उसने की थी उसके शेयरिंग से, ताकि इन लोग की लर्निंग्स मिल जाए और इनको भी आइडिया मिले कि यार हम भी वो चीज़ कर सकते हैं, चाहे हमारा बेस छोटा क्यों ना। आज वो 27 लाख पे थे, यहाँ पे कोई 2.7 लाख पे रहेगा पर एनम पे, कोई 5-6-7 पे रहेगा, और उसको सेम टाइप का जब मारना है 1.5-2 साल के अंदर। सो क्या रोड मैप है फिर? रोड मैप ये जब ऐसे आप बड़े रोल्स पे होते हो तो रोड मैप थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको
लीडरशिप रोल्स, डायरेक्टर रोल्स और उस वाले रोल्स को टारगेट करना है, और अपनी करंट कंपनी को एज वेल एज ऑनगोइंग कंपनी को, नई वाली कंपनी को, उनको रियलाइज़ भी कराना है कि भाई मैं क्या चीज़ लेके आ रहा हूँ अपने साथ। करेक्ट। ठीक है, तो वो वाला उसमें एक रोड मैप बनता है, एज वेल एज उसमें ना कहीं तो भी आप थोड़ा बहुत भी रेवेन्यू से रिलेटेड वाली चीज़ें अगर आप अपने क्लाइंट को या प्रोजेक्ट को या लाइक कंपनी को थोड़ा बहुत दिखा पाते हो, तो उनको लगता है कि भाई जो भी है वो आपको दे रहे हैं ना, वो तो आप एक डील में निकाल दोगे। रेवेन्यू से मतलब कंपनी के सेल से अपने आप को जोड़ने का ट्राई करो। हाँ, कंपनी से सेल से या फिर नया प्रोजेक्ट लाने में या किसी रेफरेंस के थ्रू नया क्लाइंट लेके आप, जैसे वेंकट हैज़ ब्रॉट मेनी क्लाइंट्स टू हिज कंपनी, जो कि वो 1.5 साल पहले उस डायरेक्शन में नहीं सोच रहे थे। अब सोचना चालू किया। हाँ, 100%। कि या भाई फिर रेवेन्यू बढ़ा दो कंपनी का, कॉस्ट घटा दो। यस, हाँ, कहीं तो दो चीज़ उन्होंने में एक दो जुड़ जाओ। क्लाइंट लेके आए, उसमें कंपनी ने उनको एक कुछ तो भी परसेंटेज दिया, उनको उससे इंटरेस्ट आ गया कि भाई मैं ये क्लाइंट लेके आया, इसने मल्टीपल सीआर का जो भी बिजनेस दिया कंपनी को, उसमें से मेरे को भी 10-20 लाख रुपए का बोनस मिल गया, जो भी एक्स एंड देन ही स्टार्टेड अलाइनिंग कि भाई अब मैं और क्लाइंट कैसे लेके आ सकता हूँ। एंड देन एक दो क्लाइंट्स को लाने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो वो उस टाइप की पोजीशन कि भाई नाउ आई वांट टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर पोजीशन, जिसमें कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये वाला चीज़ भी हैंडल कर सकता हूँ, मैं ये वाला चीज़ भी संभाल सकता हूँ। तो वहाँ पे फिर आप ना मेजरली एक बहुत ही एक सिंपल सा एक लॉजिक या फिर एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको अपना पे बैंडविड्थ बढ़ाना है ना, अगर आप ये इस डायरेक्शन में सोचने लग जाओ कि भाई मैं उसको ना, मतलब मैं मेरा जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं उसके बियॉन्ड जाके क्या कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो मेजरली वर्किंग प्रोफेशनल्स आर जस्ट कन्फाइंड टू देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, उन लोग तो उसके आगे सोच ही नहीं पाते। हाँ, वो KRA पे डिपेंडेंट है ना, कि भाई मेरे को 10 चीज़ें करनी है, मैं 10 चीज़ टाइमली डिलीवर कर रहा हूँ, बट मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, बट मुझे हाइक नहीं मिल रही, बट मुझे मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा, बिकॉज दे आर कन्फाइंड टू देयर KRA ओनली। KRA, और अगर वही सेम काम बार बार करेंगे तो मतलब आप काम सेम कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे को सेम काम का, जो आज मुझे मान लो 3 लाख मिल रहा है, उसका मुझे 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, 18 मिल जाए, 25 मिल जाए, जो कि वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत बड़ी बात आपने मतलब इस दौरान बोली कि आप रेवेन्यू के साथ लिंक हो जाओ। मतलब आपने बहुत कैजुअल बोल दिया, बट आई थिंक ये बहुत जूनियर इंपॉर्टेंट चीज़ रोल्स है। पे वो उस तरीके से पॉसिबल नहीं है, लेकिन सीनियर रोल्स पे वो बड़े बट प्यार ये से सोच possible सकता है, जूनियर वाला yes। सोच तो सके, बिकॉज ये अगर मैं एज अ फाउंडर सोचता हूँ, मेरे पास कोई आया है, चाहे वो सीनियर रोल हो जूनियर रोल, और मेरे को आके बोल रहा है कि यार मैं ना ये 2 काम करूँगा जिसमें कंपनी में लेट्स से 10,000 फालतू आ जाएंगे। ट्रू बस। आज तक तो मेरे पास वो 10,000 कभी आए नहीं थे, अब वो बोल रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसमें 10,000 फालतू खाली बनेंगे, उसके लिए मेरी रिस्पेक्ट ही बहुत बढ़ जाएगी। लाना दूर की बात है, मेरे को यार सोच तो रहा है जब भी प्रमोशन की बारी आएगी, जब भी कुछ ऐसी बारी आएगी जहाँ पे लॉयल्टी की बारी आएगी, तो मेरे को हमेशा दिमाग में वो पर्सन रहेगा, आपका इंक्लिनेशन उसकी तरफ जरूर ज़्यादा रहेगा कि उसने सोचा, एब्सोल्युटली, और बाई चांस सोच के किसी ने अचीव कर भी दिया, बस। तब तो फिर सोल्ड आउट है। अब लोग इसको ना गलत तरीके से लेते हैं, लोग इसको ऐसे लेते हैं, आपकी टीम में कोई 2-4-5 बंदे हैं, वो आपके साथ बात कर रहे हैं, आपके साथ आइडिया शेयरिंग कर रहे हैं, कुछ तो भी कर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं यार ये तो ना अपने मैनेजर का चाटता है। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। एग्जैक्टली, ये एक कॉमन लाइन है, और ये कॉमन उनके दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है कि यार ये तो ना उनके पीछे पीछे घूमता है, ये बटरी चाटू करता करता है, है। ये चाटू आदमी है, ये चाटू कैटेगरी का बंदा है। ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ को ऐसे परसीव कर रखा है, नेगेटिव वे में अब परसीव कर उनके रखा है। दिमाग में कोई, उनके पास कोई आइडिया भी आएगा, कुछ भी आएगा ना, अब वो आप मतलब जाके अपने हायर मैनेजमेंट को शेयर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास वो बाउंड्री बना रखी है कि अगर मैं करूंगा तो मैं भी चाटू कैटेगरी में आ जाऊंगा, और मेरे दोस्त लोग हैं आजू बाजू जो ये बोलने तो के लिए जो ऐसा तैयार है बोलेंगे, कि देख साले तू भी इसी कैटेगरी में आ गया। और फिर जब वो लोग जो वैल्यू क्रिएशन की बात करते हैं, जो आइडिया शेयरिंग करते हैं, जो कंपनी में अपना कंट्रीब्यूशन दिखाने की कोशिश करते हैं, करेक्ट, उनको जब मिलता है तो उन्हीं लोगों को फिर दिक्कत भी होती है। 100%। तो अल्टीमेटली मतलब मेरा तो इसमें पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही अलग है कि भाई वो बंदा जो कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है ना लगातार दूसरे बंदे से, उसको वो डिजर्व ही करता है ना भाई, एज कम्पेयर टू दूसरा बंदा। एग्जैक्टली। इसको हम एक एक्टिविटी कराते हैं अपने कम्युनिटी वाले मेंबर्स की कि आपको इंटरनल ग्रोथ और इंटरनल प्रमोशन कैसे लेना है, जिसको मैं बोलता हूँ MCA एक्टिविटी। MCA एक्टिविटी, ठीक है। तो मतलब ये अब यहाँ पे इनके लिए है जो इंटरनली प्रमोशन लेना चाह रहे हैं, तो ये MCA यूज कर सकते हो। डैन के बाद MCA आ गया। MCA को लगा के भाई पीपल हैव गॉट 60% इंटरनल जंप, 100% से ऊपर इंटरनल जंप भी। मैं आपको बहुत सारे ऐसे वो दे दूंगा, 60%, 80%, 100%, 30-40 तो बहुत नॉर्मल है, इसके हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे यहाँ पे कुछ। अब वो MCA एक्टिविटी ऐसे काम करती है, इसका फुल फॉर्म मैं देता हूँ, मंथली कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी। मंथली कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना होता है, सिंपल, जैसे मैं एक टीम में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे 10-12-15 बंदे जो भी है, और हमारा एक लीड है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यूजुअली क्या होता है लोगों के साथ, उनको सबसे बड़ा कंप्लेंट रहता है कि मैंने पूरे साल काम किया,
ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, आवर्स, बहुत सब कुछ किया, लेकिन जब मैं बाद में प्रमोशन या हाइक के लिए गया ना, मेरा काट दिया। बहुत लोग को ठीक प्रॉब्लम है, है यही कि प्रमोशन के टाइम सेम पे लाइन वो मेरे बोलते बॉस हैं कि ने, भाई मेरा तो कट गया। ठीक है, फिर मेरा काट दिया गया, मेरे को ऑन साइड नहीं दिया, मेरे को हाइक नहीं, मेरे मतलब मेरे को कुछ नहीं मिला अल्टीमेटली। एंड फिर उनसे पूछा जाए कि यार जब आप हाइक के लिए गए थे या जब आप अपने प्रमोशन के लिए इंटरेक्शन करने गए थे, ठीक है, आप उस टाइम पे कंफर्टेबल थे या अनकंफर्टेबल थे? तो लोग बोलते हैं भाई मैं तो अनकंफर्टेबल, हाँ ठीक है, करेक्ट, तो मैं अपने बारे में मांगूँ कैसे, बोलूँ कैसे, ये उनको हाँ मतलब हाँ अनकंफर्ट रहते हैं वो, और करेक्ट, उस अनकंफर्ट में वो गेम लूज़ कर जाते हैं। ठीक है, अब ये एमसी एक्टिविटी से आप मतलब 5 गुना 10 गुना कंफर्टेबल जाके वहाँ पे बात करोगे, ऑसम, और जो आपका जो लीड है, आपका जो मैनेजर है, आपके जो भी बंदा सामने बैठा है ना, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा आपको ना बोलने में। वाओ, चलो बताओ। ऐसा बता दें भाई लोगों को, क्रेजी हो जाएगा। चलो मैजिकल हो जाए, मतलब आप जो भी स्ट्रेटेजीज बता रहे हो ना, बड़ा मैजिकल सा लग रहा है मेरे को, जादू लग रहा है। जादू क्या होने वाला है वो बताओ एमसीए के तरीके से। ठीक है, तो एमसी एक्टिविटी में क्या होता है, सिंपल, हम अपने मेंबर्स को बोलते हैं कि भाई आपने क्या करना है, आपने ना अपना जो मंथली कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आप कंपनी में प्रोजेक्ट में क्या क्या मंथली कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपने अपने लीड से, मैनेजर से जाके, या जो भी आपका सुपरवाइजर है ना, उससे मंथली बेसिस पे आपने इंट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो मंथली इंट्रैक्शन जाओगे आप, उनसे बात करोगे, 5-10 मिनट का उनसे टाइम लोगे, उनके साथ बैठोगे जूम पे, ऑफलाइन, जैसे भी करना है करो, आपका वर्क फ्रॉम होम है, रिमोट है, तो आप जूम पे करोगे, अदरवाइज ऑफिस में जा करोगे। लेकिन एक गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल ये है कि उस कॉन्वर्सेशन आप मंथली अपने कनेक्ट बिल्ड करना है अपने लीड से, सुपरवाइजर से, मैनेजर से। उस कॉन्वर्सेशन में आप अपने बारे में एक भी बात नहीं करोगे। ओके ठीक है, आप कुछ नहीं बोलोगे कि भाई मतलब मेरे को ये चाहिए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगला प्रमोशन साइकिल में, या मैं, आप अपने बारे में कुछ नहीं। ओके, आप सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन की बात करोगे कि भाई मैं और क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए। अच्छा पूछोगे, आस्किंग मोड पे हाँ, रहोगे कि आप आप बताओ आस्किंग मोड और में क्या भी कर रहोगे, सकता हूँ मैं। आप या तो आस्किंग मोड में रहोगे, कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछोगे, या फिर आप कोई तगड़े आइडियाज शेयर करोगे, ओके, या फिर आप कुछ ऐसा बताओगे कि हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा ऐसा चल रहा है, इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसा इम्प्रोवाइज कर दें, या इसको हम थोड़ा ऐसा ट्वीक कर दें, ऑप्टिमाइज कर दें, तो ना ये इसमें ये बेनिफिट्स, तो आप उनको बेनिफिट दिखाओगे। ओके ओके, तो अब उनको मतलब उसमें क्या रहेगा, हर मंथ ऑन मंथ, मान लो जुलाई चल रहा है अभी, ठीक है, जुलाई में आपने कॉन्वर्सेशन किया, क्या, हाँ, अगस्त में आप अपने बारे में कुछ नहीं बात कर रहे हो, आप सिर्फ ऐसी बात कर रहे हो कि भाई मैं कंपनी में कैसे और कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, ये मेरे पास आइडिया है, ये कुछ ऐसा हो सकता है, ये मतलब आप ले दे के ना प्रोजेक्ट के हित की बात कर रहे हो, कंपनी के हित की या बेनिफिट की बात कर रहे हो। अच्छा यहाँ पे कंपनी के हित के बारे, या फिर हमको ये भी बोलना है कि हमने इस मंथ क्या कंट्रीब्यूट किया, वो भी जाके बोलते वो रहना है? थोड़ा बहुत आप बता सकते हो, अच्छा, बहुत सटल वे में, बहुत ही थोड़ा सा, ज़्यादा हाँ, नहीं। कि भाई मैंने ये सब तो कर दिया, हाँ, इसमें से ना मैंने ये फाइंड आउट किया कि अगर इसको ऐसे ऐसा भी कर दें तो और ये नेक्स्ट लेवल हो सकता है, या फिर इसको हम मतलब Awesome. उससे जोड़ना है कि भाई और क्या कंट्रीब्यूशन है और कैसे वैल्यू क्रिएशन करी जा सकती है। अब आप सोचो देवेन भाई, आपने जुलाई में किया, आप अगस्त में फिर अपने मैनेजर के पास, फिर आपने ये किया, सितंबर में गए, अक्टूबर में गए, मान लो आपका प्रमोशन साइकिल मार्च में है, ठीक है, आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 3-4 महीने कर, अब आपके मैनेजर के दिमाग में बैठ गया भाई ये बंदा जब भी आता है ना, ये कंपनी के प्रॉफिट की बात करता है, करेक्ट, प्रॉफिट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट ध्यान रखता है, कंपनी का लॉयल है, कि क्लाइंट के बारे में या तो बात करेगा, करेक्ट, या कंपनी के प्रोजेक्ट में क्या चेंज करा जा सकता है, या कोई आइडिया शेयर करेगा, या कोई ऑप्टिमाइजेशन शेयर करेगा, कुछ भी कंपनी के फायदे की ही बात करता है। करेगा, करेक्ट। तो आपने उसके दिमाग में वो पिक्चर बना दी कि जब आप आते हो, आप अपनी नहीं बात करते, आपको उससे मतलब नहीं है, आप भाई रेडी हो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए। ट्रू ट्रू। अब आपने ऐसा 6-7-8 महीने कर दिया, सुनते सुनते कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा तो। हाँ ठीक है, जब आप 6-7-8 बार कर दिया, मान लो आप आपका मार्च में प्रमोशन ड्यू है, अब आप फरवरी में जा रहे हो, या जनवरी में एंड में जा रहे हो, फरवरी में जा रहे हो, अब आप उसमें ना उस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा चेंज कर रहे हो कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को ये शेयर करना था, जो भी जैसे भी है, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू हैव सम कॉन्वर्सेशन अबाउट मी, क्योंकि प्रमोशन साइकिल आ रही है ये वो, और फिर आप ये ऐसा ब्रिज क्रिएट करके अब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस उनको बता रहे हो कि भाई मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या फिर मेरे लिए क्या है, व्हाट इज़ देयर फॉर मी, मैं किस टाइप की अपनी वो प्लान कर सकता हूँ। जब आप उस कॉन्वर्सेशन में जाओगे, अब सामने वाला अनकंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल, और आपका मतलब जेन्युइनली ऑरा कॉन्फिडेंस परसीव्ड वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब वो सोच रहा है कि यार मैं ना यार सौरभ को मना कैसे करूँ। 100%, मतलब मैं खुद एज अ फाउंडर सोच रहा हूँ कि अगर कोई 6-8-10 महीने में कोई इतनी सर्विस दे रहा है, हर महीने मेरे से आके जूम पे पूछ रहा है, अपार्ट फ्रॉम देयर केआरए, मतलब अपार्ट फ्रॉम देयर केआरए मेरे को आइडियाज दे रहा है, और मेरे कंपनी में भी ऐसे लोग हैं, तो मेरे को फील हो रहा है कि सैलरी हाइक के टाइम में भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में गया था, जहाँ पे मेरे को वो हाइक देना पड़ा जो मैं नहीं देने वाला था, मैं दे के आया हूँ। ट्रू।
सो ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। और सौरभ भाई कोई सक्सेस स्टोरी अगेन, मैं क्योंकि हर बार ना एमसी के जैसे आपने एक स्ट्रेटेजी बताई, तो कुछ मेरे को बताइए जो आपके कम्युनिटी में किसी ने ये ऐसे काफ़ी लोग एग्जैक्टली हैं, यूज़ जैसे किया। जैसे एक लेखा है, ठीक है, Okay. अभी वो आईटीसी इन्फोटेक बहुत बड़ा ब्रांड है, आईटीसी ग्रुप जो है ना, तो आईटीसी की जो आईटी कंपनी है वो आईटीसी इन्फोटेक है, तो वो बैंगलोर आईटीसी इन्फोटेक में है। अभी वो पिछले मतलब उसने 3 बैक टू बैक प्रमोशंस लिए हैं सेम कंपनी में 11 महीने के अंदर। सेम कंपनी में क्या 11 मंथ्स में 3 बैक टू बैक क्या ऐसा प्रमोशन। जरा। करंटली शी इज़ वर्किंग ऑन सर्विस डिलीवरी मैनेजर, वो सर्विस डिलीवरी मैनेजर की पोजीशन पे है, जिसमें उसके अंडर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, 50-60 लोग हैं, अलग अलग टाइप का वो काम कर रहे हैं। क्या पैकेज तक कहाँ तक पहुँच गई? उनका पैकेज अप्रॉक्सीमेटली 5 lakhs के आसपास पे था। करंटली शी इज़ अराउंड 25। वाओ, 5 से 25, ये सही में मैजिकल सा लग रहा है। स्क्रीनशॉट डाल देंगे हम इनका भी। यस 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 एब्सोल्युटली। और वो मतलब वो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, इतना ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन अपनी कंपनी के लिए कर रही हैं कि कंपनी खुद से आके मतलब अभी 3-4-5 महीने मान लो उनका प्रमोशन हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर से एक और दे दिया, फिर से उसके बाद डेजिग्नेशन बढ़ा क्या दिया। किया ऐसा? वही रेवेन्यू से लिंक किया, कंटिन्यूसली जाके एमसीए यूज किया। रेवेन्यू से नहीं लिंक किया लेखा ने, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन किया कि भाई मैं ये वाली सारी चीज़ें कर रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं थोड़ा बहुत ना एज अ सीनियर पोजीशंस की या फिर उसकी हायरिंग में भी वो कर सकती हूँ। तो उन्होंने उनको थोड़ा थोड़ा हायरिंग वाले लोगों को भी उनके साथ में लगा दिया, ठीक है, कुछ और अलग डिपार्टमेंट वालों को भी उनके साथ लगा दिया। ऐसे करते कराते उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन का जो स्कोप है ना वो बहुत बढ़ा दिया। ओके, वेरी नाइस। तो ऐसे केस में से लिखा के केस की बात करते हैं, कंपनी साल एक नॉर्मली यूजुअली कंपनी एक साल में एक बार प्रमोशन देती है। यस करेक्ट। तो रेखा ने क्या किया? सामने से आके बोला कि सर मेरे को नहीं नहीं नहीं। तो फिर कैसे? जबकि कंपनी तो बोलती रही कि ठीक है यार अभी तो तेरा मैंने किया ही, हाँ यस। तू जो काम कर रही हो मान ले उसका इंसेंटिव्स के वजह से तू कर रही है, तो ये कैसे हो पाता है? ऐसे केस में अगर आप खुद से जाके बोलोगे तो आपके पास ये सिनेरियो आएगा कि भाई अभी 4 महीने पहले किया है, 2 महीने पहले किया है, 6 महीने पहले। करेक्ट। नाउ इसको हम बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं अंदर जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रियलाइजेशन। रिवर्स रियलाइजेशन, आरआर। सो ये मैं बूट कैम्प में भी बाय द वे जो ऑडियंस अपने आने वाले जो 100 यूजर्स के लिए फ्री है ना, हाँ, फटाफट भर दो जाके। आरआर डे 3 पे पढ़ाते हैं, ठीक है, रिवर्स रियलाइजेशन। उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप सामने वाले को हाँ किस तरीके से, अपने मैनेजर को, अपने जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको एक्चुअल में वैल्यू दे दे के वैल्यू 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 इतना देके आप उनको उस मोड में कैसे लेके जाओ कि आपको मांगना ही ना पड़े, सामने वाला बंदा उस रिवर्स रियलाइजेशन में आ जाए कि भाई इसको ना ये दे देना चाहिए, दे ही देना चाहिए। ओके, तो ये मेरे को लगता है बूट कैंप के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे पूछना ना था कि कैसा किया, ठीक है, बट थोड़ा सा तो कुछ मसाला बूट कैंप के लिए छोड़े, तो जो भी 100 यूजर्स हैं उनके लिए फ्री है। तो ये आरएनआर को कैसे एग्जैक्टली यूज किया जाता है? 3rd डे बूट कैंप तक जो रुकेंगे, 3 दिन का बूट कैंप में फ्री कर दिया आपने, बहुत बड़ी बात है। तो इसमें आप आरएनआर बता देना। सही है। अब मैं आपको एक रियल सिचुएशन देना चाह रहा हूँ, और बाय द वे जेन्युइनली रियल सिचुएशन है। एक दिन एक लड़की ने मेरे को कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बोला कि मैं देवेंद्र सर मैं ना 2 ऐसे रियलिस्टिक क्वेश्चन पूछूंगा, तो मतलब हमारे पास अगर एक बेस्ट कोच मिल गए तो बोलते ना भगवान मिल गया तो फटाफट पूछ लो जो भी सवाल पूछना है उस पर्टिकुलर डोमेन का, तो सैलरी हाइक के आप लीडिंग कोच हो। उन्होंने बोला कि मैं 35,000 के पैकेज पे हूँ, ओके, 4 साल से उस कंपनी में थी, ठीक है, और बाय द वे क्लिप काट के मैं उनको भेजूंगा भी, और मैंने क्या सजेशन दिया मैं वो भी बताऊंगा, फिर आप मुझे बताना मैंने सही दिया कि नहीं दिया। बाय द वे मेरा उतना एक्सपर्टीज नहीं था, बट फिर भी जितना मैं दे सकता दिया। उनका मैनेजर के साथ अब उनका ये क्वेश्चन था कि मेरा 9:30 का लॉगिन टाइम होता है, 6:30 का लॉकआउट टाइम होता है। लास्ट 3 साल से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैं 6:30 को बाहर निकली हूँ। मैं कभी 8:30 निकली, कभी 9:30 निकली, कभी 10-11 तक निकली हूँ मैं। बट ये सब करने के दौरान ना मुझे मज़ा बहुत आ रहा था, बिकॉज आई लव माई जॉब। करेक्ट, मैं कभी स्ट्रेस फील नहीं की, वर्क लाइफ बैलेंस का मेरा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। समहाउ शी वॉज मैनेजिंग हर फैमिली एंड हर हस्बैंड एज वेल। अब सडनली क्या हुआ, अभी कुछ दौरान पहले उसका काम के लोड बहुत बढ़ते गए। ओके, उसका मैनेजर ने एक काम दिया, जैसे खत्म हुआ दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। अब शी इज अ डेटा एनालिस्ट, काम करते 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 इतना चोक्ड अप हो गई कि वो गई अपने मैनेजर के पास और बहुत प्रेम से बोला कि सर ये काम ना नहीं हो पा रहा इतना। अब उसका मैनेजर कौन से मूड में था पता नहीं, सीधा ये बोल दिया कि अगर आप नहीं करोगे कंपनी छोड़ के निकल जाओ। 3-4 साल पुरानी एम्प्लॉय को ये बोल दिया। मेंटली कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गई वो। करेक्ट, उनको जहाँ पे ओवर टाइम करने में बिल्कुल फील नहीं होता था कुछ, अब वो 6:30 तक बैठने के लिए वो मेंटल प्रेशर फील हो रहा है, बिकॉज पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो गया, मेंटली हर्ट हो गई कंप्लीटली। मेरे को फ़ोन किया, सर मैं क्या करूँ? तो मैंने 2 सजेशन दिए सौरभ भाई, पहले मैं बताऊंगा अपने, और आप ब्लंटली मेरे को आप मना कर सकते हो कि आपने देवेंद्र भाई सजेशन बिल्कुल गलत दे दिया, तो आप बिकॉज ये ऑनेस्टी वाला एकदम मेरे को बताना कि मैंने सही दिया और आप रहते तो आप क्या देते थे। सही है। तो पहले तो मैंने उनको समझा सब, और फिर 2 सजेशन क्रिस्प दिए। पहला,
जनरली मैंने उनको बोला कि आप दूसरा जॉब भी ढूंढना चालू कर दो, रेज्यूमे को अपडेट करके जॉब ढूंढना चालू कर दो, ये बहुत कॉमन है। दूसरा मैंने बोला अपने मैनेजर से जाके बात करो वापस से, और जो आप मुझे बोले ना मैं मेंटली डिस्टर्ब और ये सब, मेरे को पता है आप शायद अनकंफर्टेबल रहोगे उनको बोलने के लिए, आपका शायद ईगो बीच में आएगा, बोलोगे वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा डेस्परेट हूँ मैं तो जॉब के लिए। बट एक बार ना आप उनको बोलो, बिकॉज उनको पता रहना चाहिए कि आप कितना सोचते हो कंपनी के बारे में, और फिर शायद देखो सिचुएशन क्या होता है, मेरे को अपडेट देना। अभी ऑब्वियसली कल ही बात हुई थी तो मुझे नहीं पता कि कब क्या कैसे बात होगा। ठीक है। अब मैं ये सही किया कि गलत किया, उसके पहले आप मुझे बताओ, अगर आप इस सिचुएशन में रहते थे आप क्या जवाब देते उस लेडी को? इसमें जो आपने फर्स्ट उनको जो सजेशन दिया ना कि भाई आप अपना जॉब चेंज वाला जर्नी स्टार्ट कर दो, वो एकदम सही है। एंड उसके अंदर ये भी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आवर ओन पीपल, मतलब हमारे अपने टीम मेंबर्स, हमारे अपने कलीग्स, हमारे अपने जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो भी हैं, दे स्टार्ट लुकिंग अस एज एन कि भाई हाँ मतलब ठीक है, इन अ वेरी कैजुअल मैनर, फॉर ग्रांटेड। हाँ मतलब बहुत फॉर ग्रांटेड, मे बी दे ट्राई टू ओवरलुक यू, ठीक है, तो वो बहुत ओवरलुक करते हैं, ग्रांटेड लेते हैं। तो अल्टीमेटली उनको आपका वैल्यू तभी समझ में आएगा जब आप वहाँ पे नहीं रहोगे। वेरी ठीक ट्रू। है। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है, सेकंड पॉइंट ये है कि बहुत बार ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं तो ना बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं चला जाऊँगा तो भाई इनकी नैया बहुत डूब जाएगी। लेकिन हो सकता है ऐसा ना ही हो। आप जाओगे भाई दूसरे रास्ते, वो किसी और बंदे को लाएंगे, वो भी चिल, आप भी चिल, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना। तो अल्टीमेटली अब वहाँ पर अगर आपको उस तरीके का जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप पिछले 3 साल 4 साल से जो भी काम कर रहे हो, आपके बहुत सारे इमोशन, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अटैच थी, करेक्ट, लेकिन वो एक सेकंड में टूट गई वहाँ पे उस कॉन्वर्सेशन के बाद। तो हो सकता है आपने वहाँ से कुछ ओवर एक्सपेक्टेशंस सेट कर रखी हों, जो कि उनको उस तरीके का आपसे कोई वो वाला टाइप का वो नहीं था। ट्रू। ठीक है। तो बेटर है कि आप एक अब राइट टाइम आ चुका है कि आप उसको एज अ मतलब दूसरे डायरेक्शन में या फिर दूसरे जॉब है उसके लिए वो करो, बिकॉज कभी भी कुछ भी ऐसा होता है तो वो आपके लिए बड़े डोर्स ओपन करता है। वाओ। अब जैसे कि हमारी एक अभी रिसेंट वो है निखिल करके एक बंदा है, उससे पहले एक अंकिता के साथ ऐसा हुआ था। तो अंकिता मेहता वाज अराउंड 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सेम कंपनी। अच्छा नहीं ओवरऑल, अच्छा मतलब ओवरऑल हाँ 11 साल 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, 10 लाख का पैकेज था। कंपनी ने बोल दिया अगले दिन छोड़ जाओ, मतलब शी वाज आस्क्ड टू लीव इन जस्ट 1 डे ऑफ नोटिस। कोलकाता से हैं वो, ठीक है, 11 साल का एक्सपीरियंस, 10 लाख का सैलरी, बहुत सारी डिपेंडेंसी होता है बंदे को जब ऑलरेडी है, ठीक है, अपना फैमिली का, EMIs का, लोन्स का, एक दिन में बोल दिया भाई चले जाओ। अब उस सिचुएशन पे जैसे आप उनका बता रहे हो, ठीक है, जब ऐसा बोल दिया जाता है तो आप बिल्कुल ही मेंटली टूट जाते हो। आप ऐसा हो जाते हो कि भाई मतलब दिस इज़ द वर्स्ट फीलिंग एवर और द वर्स्ट लाइक मोमेंट एवर, इससे बेकार आज तक कभी हुआ ही नहीं और ना ही हो सकता। करेक्ट। बट अब वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए कैसे रेडी हो। एग्जैक्टली। अब ऐसी सिचुएशन है जो बंदा टूट चुका है, एक दिन भाई कल आप मत आना, या कल आके सारी चीज़ें सबमिट कर जाना और आप फ्री हो। सोचो उस मन ने उसका EMI जाना है, उसके घर का खर्च जाना है, रेंट है, लोन है, ये सब कुछ है, और उसको बोल दिया कि छोड़ दो, आप छोड़ जाओ। तो फिर ठीक है, अब आपके पास दो चॉइस हैं, या तो भाई आप वहाँ पे रो, या फिर आप सोचो कि भाई इससे बुरा हो नहीं सकता और आप अपना पूरा सबको माहौल बनाओ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि आप अब इसमें से क्या निकाल सकते हो। ठीक है। ठीक है, अंकिता मेहता अगले 42 दिनों के अंदर, इन नेक्स्ट 42 days, शी गॉट 5 ऑफर लेटर्स एंड शी जॉइंड अ न्यू कंपनी फ्रॉम 10 लाख से उठ के 27 लाख पे। अमेजिंग। उनका भी स्क्रीनशॉट पाया था, हम डाल देंगे। मतलब 42 दिन के अंदर सिर्फ, जहाँ पे बंदे को लगता है कि यार अब तो मेरा सब कुछ जा चुका है, मतलब अब इससे बुरा हो ही नहीं सकता ना कुछ भी। अब तो मैं तो बंदा सड़क पे आ गया कि अब सैलरी आएगा नहीं, लेकिन मेरे खर्चे सारे फिक्स हैं। ऑसम। मतलब 42 डेज में, और उन 3 स्टेप उन्होंने क्या किए? मतलब वही अपना इंटरव्यू कॉल्स को लाने पे पहले फोकस किया कि भाई अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंटरव्यू कॉल्स कैसे लेके आ सकती हूँ। ठीक है, जितना भी पूरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन उसको बोलते हैं, रेज्यूमे अपडेट, नौकरी अपडेट, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, सारे पे सबकी रैंकिंग करके कि मैं जैसे कोई HR सर्च करे तो उस पर्सन का रैंकिंग सबसे पहले आना चाहिए। तो प्रोफाइल रैंकिंग पे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ध्यान नहीं देते कि मैं नौकरी पे अपनी रैंकिंग कैसे बढ़ाऊँ, या लिंक्डइन पे अपनी रैंकिंग कैसे इम्प्रोवाइज करूँ कि कोई भी HR अगर मेरे डेटा एनालिस्ट पे सर्च कर रहा है तो मैं फर्स्ट 10 प्रोफाइल्स में या फिर फर्स्ट पेज पे दिखने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू कॉल्स को लाने में ज़्यादा फोकस किया, एज वेल एज मल्टीपल इंटरव्यूज दिए बैक टू बैक, एंड नेगोशिएशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सारी चीज़ों पे फोकस किया, एंड 5 ऑफर लेटर शी गॉट, उसमें से एक कंपनी उन्होंने ज्वाइन किया। awesome, awesome, awesome. तो ऐसे मल्टीपल जैसे निखिल काशिद के साथ हुआ, उसको कंपनी ने बोला शी वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन 24 lakhs ऑफ सैलरी एंड ही वाज आस्क्ड टू लीव इन 1 week ऑफ नोटिस भाई।
कि आप अगले एक हफ्ते में छोड़ जाना। एंड निखिल काशिद भाई साहब उससे भी बड़े लेवल के उस्ताद निकले, ठीक है। अगले दिन उन्होंने छोड़ दिया। 7 दिन में छोड़ना था, 5 दिन में 36 लाख के पैकेज पे ज्वाइन कर लिया। और ये सम एग्जैक्टली एग्रेसिवली अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना, जॉब यस कॉल्स। एब्सोल्युटली। और इसमें एक फैक्टर ये भी आता है ना कि जब आपके पास एक ऐसा बैड सिचुएशन आ रहा है, ये कभी भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी बंदे के साथ कभी भी हो सकता है, बिकॉज दीज थिंग्स नेवर कम विद द अर्ली नोटिस, मतलब आपको पहला वो नोटिस नहीं होता। तो आप उसके लिए ना पहले से ही क्या प्रिपरेशन करके चल रहे हो। अब अगर मान लो ऐसा किसी के साथ आज हुआ, जैसे आप एग्जांपल दे रहे हो कल उनके साथ हुआ, अब मैं अगर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और प्रोफाइल रैंकिंग स्टार्ट करूंगा, हो सकता है भाई 3.5 महीने बाद मेरी रैंकिंग बने, हाँ रैंकिंग 2 महीने बाद बनेगी, 6 महीने बाद बनेगी। करेक्ट। तो मेरा तो 6 महीने का सैलरी नहीं आ रहा ना मेरे को, मेरा इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे। तो अल्टीमेटली आप सैलरी नेगोशिएशन भी HR राउंड में बैठ के तब कर पाओगे जब आपके पास इंटरव्यू कॉल्स आ रहा है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए पहले से आपको ना बिल्कुल ऑन टोज रेडी रहना पड़ेगा कि भाई मेरा सब कुछ सॉर्टेड है, करेक्ट। ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है मैं अगले 10 15 20 25 दिनों के अंदर भाई ताबड़तोड़ करूँगा और तब जाके बात बनेगी। वेरी नाइस, वेरी पावरफुल। मतलब सौरभ भाई बहुत ही हाई वैल्यू कन्वर्सेशन रहा है ये। ऑलमोस्ट पॉडकास्ट के मैं एंड पे आया हूँ, बट उसके पहले ना मैं लास्ट एक चीज़ पे टच करने जा रहा हूँ जो मेरे को पता है आप डे 2 में कवर करते हो, बट मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कवर करने के लिए। आपने बार बार वर्ड यूज़ करे थे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन 3 महीने लग जाएंगे। जैसे निखिल भाई साहब को 6 दिन में मिला क्योंकि उनका पहले से ऑप्टिमाइज हुआ था, तो फटाक से कुछ ट्वीक एंड ईयर देयर किया और आना चालू हो गया। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज मैं Naukri.com यूज़ करता हूँ, ठीक है। मेरे को पेड वर्जन नहीं खरीदना है, यस, मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरे को पेड वर्जन नहीं करना है। मैं 25-30 हज़ार के पैकेज पे हूँ, ठीक है। मैं MIS एग्जीक्यूटिव हूँ, डेटा एनालिस्ट हूँ, जावा डेवलपर हूँ। मैं क्या 4 चीज़ें करूँ या क्या 3 चीज़ें करूँ ओके। Naukri.com पे जाके, क्योंकि लोग को भी स्कैम सा लगने लगा है, नहीं मिलता है नौकरी से कुछ जवाब। तो क्या 3 चीज़ें करूँ मैं जिससे मेरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज आज से मैं करूँगा तो शायद 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा। तो मैं क्या करूँ इससे 3 चीज़ें? तो इसको देवेन भाई ऐसे करते हैं, इसको ना रिवर्स एनालॉजी से समझते हैं, ठीक है। कि नौकरी पे अगर कोई HR आ रहा है, हम तो एज अ एम्प्लॉई या हम तो एज अ कैंडिडेट जाके अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं। लेकिन इसको इस एंगल से जाके समझते हैं कि अगर कोई HR आता है नौकरी प्रोफाइल पे, उनका नौकरी अलग होता है, हमारा नौकरी अलग होता है। हाँ करेक्ट। तो वो किस नज़रिए से लोगों को फिल्टर आउट करता है और पिक करता है, इसको उस वाले एंगल से समझते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोई HR आया नौकरी प्लेटफॉर्म पे, अब वो उसने बंदे सर्च करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहला चीज़, क्योंकि अगर हम HR के हिसाब से चलेंगे कि वो क्या क्या आके करता है नौकरी पे और हम भी वही चीज़ें करने लग जाएं, तो हम बहुत मतलब अपना टाइम बहुत सेव करेंगे, क्योंकि ऐसे ऑप्टिमाइजेशन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें देखना है कि HR सबसे पहले क्या कर रहा है, क्या करता है। तो मतलब हमने मेरे बहुत सारे HR फ्रेंड्स वगैरह भी थे जिनसे पहले मैंने डिस्कस किया, हमारी कम्युनिटी में भी कुछ HR प्रोफाइल वाले भी लोग हैं, ठीक है। तो उनसे भी हमने वो चीज़ कॉमन कलेक्ट करी है कि आप लोग भाई सबसे पहले जब कैंडिडेट को सर्च करते हो अपनी कंपनी हायरिंग के लिए क्या करते हो, ठीक है। तो वहाँ से जो एक सबसे पहला कॉमन एक्शन जो है ना उनका वो आता है, वो नौकरी प्लेटफॉर्म खोलते हैं अपना, उनके एंगल उनके व्यू में अलग फिल्टर्स होते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहला फिल्टर जाके मारते हैं मोस्ट रीसेंट प्रोफाइल अपडेटेड, ओके, ठीक है। देखो उनका मानना भी सही है, है जो एक्टिव है हम उन पे तो अगर महंगा आता है। अगर मैंने इन भाई साहब का प्रोफाइल देखा, ठीक है, और ये सब नौकरी पे हैं, लेकिन ये पिछले 2 साल से एक्टिव ही नहीं है नौकरी पे, इसका मतलब HR के लिए कि भाई ये बंदा एक्टिवली जॉब ढूंढ नहीं रहा। 100% यार। मतलब मैं आपको सौरभ भाई इस पे बताता हूँ, जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने नौकरी पोर्टल खरीदा था अपने यहाँ के लिए, यार 80,000 रुपये दिए मैंने नौकरी पोर्टल के लिए, और मैंने 3 लोगों को बिठाया उसके ऊपर, और 80,000 में अनलिमिटेड सीवीज नहीं आते हमारे पास, 200-250 सीवीज आते हैं, करेक्ट, और कितने तो फेक निकलते हैं। ट्रू। 3 लोग खाली फिल्टर लगा के चेक करने का ट्राई करते हैं, जितना ट्राई कर पाए कि सही कैंडिडेट्स को निकाल पाए, उसमें से भी मुश्किल से सिर्फ 20 से 25 इंटरव्यूज लाइन अप होते हैं, करेक्ट। तो मतलब आपने जब HR पॉइंट ऑफ व्यू से बोला तो मैं अपना सोच रहा था कि यार मेरा भी एग्जैक्टली यही हाल है, जो महंगा जो इतना पैसा दे रहा है हज़ारों फिल्टर्स यूज़ कर रहा है, और ये बहुत पावरफुल चीज़ है कि बंदे लोग उस हिसाब से अपने मतलब HR के फिल्टर के हिसाब से उससे देखो, देखें। हाँ, तो वो सबसे पहले आगे फिल्टर लगाता है कि मोस्ट रीसेंट प्रोफाइल चाहिए मेरे को, जिन्होंने अभी प्रोफाइल। मैं भी अपने HR को पूछूंगा भाई दफे कि तू कौन सा फिल्टर लगाती है भाई। तो क्योंकि और इसमें ना HR और दोनों के लिए विन विन है वो, ठीक है, क्योंकि HR जैसे वो फिल्टर लगाता है, अब मान लो मैंने अपना प्रोफाइल अपडेट किया है, मान लो हम तीनों बंदे जॉब हंट पे हैं, करेक्ट, सेम प्रोफाइल है, सेम सब कुछ सेम है हमारा, मैंने अपना प्रोफाइल अपडेट किया है 10 दिन पहले, आपने अपना प्रोफाइल अपडेट किया है मे बी 2 दिन पहले, करेक्ट, ठीक है, इन्होंने अपना प्रोफाइल अपडेट किया है मे बी कल, ठीक है।
तो जैसे हमारा सब कुछ सेम है, हम तीनों का प्रोफाइल, एक्सपीरियंस, सब कुछ, जैसे वो फिल्टर लगेगा ना, और मान लो अगर 3 ही कैंडिडेट हैं, एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, तो ही विल बी ऑन द फर्स्ट पोजीशन, करेक्ट, आप सेकंड पोजीशन पे, मैं थर्ड पोजीशन पे। मैंने 10 दिन पहले अप्लाई किया है। अब ये सवाल मैं एक लोगों से सिंपल पूछता हूँ कि आपने अपना नौकरी प्रोफाइल लास्ट कब एडिट किया था या कब अपडेट किया था? तो चैट बॉक्स भर जाता है 6 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, ठीक है। कुछ कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसे आते हैं कि 6 साल पहले जब जॉब चेंज किया था ना, तब लास्ट अपडेट किया था। ट्रू। तो हमने अपना प्रोफाइल जो है ना वो एडिट ही नहीं किया, अपडेट ही नहीं किया, ठीक है। Exactly. तो ये एक सबसे पहला फैक्टर है कि आप अपने प्रोफाइल को ना एडिट कर लो, अपडेट कर लो। True. अब उसमें क्या होता है कि हम अपने इंटरनल कम्युनिटी मेंबर्स को हम बोलते हैं कि भाई अपना डेली अपडेट करना है। अब उनको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा टास्क हो गया, डेली अपडेट करेंगे, इसमें टाइम लगेगा। ये मात्र 5 सेकंड का काम है। अच्छा, करना क्या है वैसे? ठीक है, उसमें करना ये है, आप अपनी नौकरी, मान लो आपने आज टाइम लगाया, आधा 1 घंटा लगाया, आपने अपडेट कर दिया पूरा, अपने प्रोफाइल पहले अपने हिसाब से बना दिया मैंने, एक दिन से बना दिया, ठीक है। अब आप कल नौकरी ओपन करोगे, आप किसी भी सेक्शन में एडिट पे क्लिक करो। मान लो आप अपना पर्सनल प्रोफाइल पे गए, पर्सनल सेक्शन पे गए, पर्सनल सेक्शन में, आपने वहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, जहाँ पे आपका नाम और आपका जो भी बेसिक डेजिग्नेशन वो सब पड़ा हुआ है। मान लो आपका नाम है देवेन पांडे, ठीक है, तो आपने वहाँ पे कर दिया देवेन.पांडे। मतलब कुछ भी चेंज किया और सेव दबा दिया, तो आपने क्या किया, बैकएंड पे आपने डेटाबेस में टाइम स्टैम्प अपडेट कर दिया। सुपर। तो अब आपकी जो ऑडियंस जैसे डेटा वाली है, तो वो लोग बड़े प्यार से समझ जाएंगे। तो आपने बैकएंड पे टाइम स्टैम्प अपडेट कर दिया, बस एग्जैक्टली। तो आपके प्रोफाइल पे उनके एंगल पे दिखता है कि भाई आपका ना लास्ट अपडेटेड प्रोफाइल टाइम क्या था, टाइम स्टैम्प क्या था। तो उनके उस पर दिख रहा है कि भाई आज ये डेट है और आपने 4:06 पे आपका लास्ट अपडेटेड टाइम आ रहा है। करेक्ट। मेरे उस पर आ रहा है मान लो 10 दिन पहले का 6:32, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऐसे आज का टाइम अपडेट कर दिया। ऐसे आप कल भी अपडेट करोगे तो टाइम स्टैम्प फिर अपडेट हो जाएगा, फिर परसों हो जाएगा। तो आप हमेशा उस टॉप रैंकिंग वाले उसमें ही रहोगे, उसमें रहेंगे। जब भी वो आके वो पहला फिल्टर लगाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पीछे कहीं पड़े हुए हो, मतलब किसी अनअपडेटेड प्रोफाइल्स में। तो एचआरस और जो रिक्रूटर्स होते हैं ना, अब रेट देखेंगे पहले, वो उसको सिंपल बोलते हैं डेड प्रोफाइल्स। उनकी लैंग्वेज में वो होता है डेड है, हम भी वर्ड यूज करते हैं डेड, ठीक है। ये तो मतलब 6 महीने से इसने अपडेट नहीं किया, इसका मतलब जॉब हंट कर ही नहीं रहा, लेकिन वो बंदा बेचारा कर रहा है। हाँ, ठीक है। तो वो उसको एज अ डेड प्रोफाइल कंसिडर करते हैं और वो उनके प्रोफाइल पे क्लिक भी नहीं करते, ओपन भी नहीं करते। और हमें लगता है कि यार मैं तो नौकरी पे इतना अप्लाई कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, मेरे को व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, करेक्ट, कोई आके प्रोफाइल नहीं देख रहा है, या फिर इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहे हैं। तो ये एक पहला चीज़ होता है जो बंदा सिंपल 5 सेकंड लगेगा, एडिट करो, नाम में कुछ भी बदलाव मारो, सेव दबा दो, आपका टाइम से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि एक नौकरी पे एक फीचर है वीडियो रिज्यूमे अपलोड करने का, वीडियो रेज्यूमे अपलोड करने का, ठीक है। अच्छा, मेरे हिसाब से ये वीडियो रेज्यूमे आप शायद डे 2 में कवर करते हो, कराते हैं हम बहुत डिटेल, बस डे 1 में करवा देंगे, ठीक। इसके बारे में बताइए वीडियो रेज्यूमे क्यों इंपॉर्टेंट है। दे देता हूँ हिंट कि वीडियो रेज्यूमे में क्या होता है ना कि नौकरी प्रोफाइल पे वीडियो रेज्यूमे का फीचर है लाइव ऑलमोस्ट 1-1.25 साल से, 1-1.5 साल से तो वो ऑफिशियल है उस पर। अभी भी वो आईफोन यूजर्स के लिए बीटा वर्जन में है। काफ़ी सारे लोग आईफोन में नौकरी प्रोफाइल खोलेंगे तो उनको ऑप्शन वीडियो रिज्यूमे अपलोड करने का नहीं दिखाएगा, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन में सब में अवेलेबल है, ठीक है। तो वो अभी थोड़ा उस बीटा वाले मोड में चल रहा है, टेस्टिंग वाले उसमें, बट ये 1-1.5 साल से चल रहा है, ठीक है। हम तो पिछले 5 साल से लोगों से वीडियो रिज्यूमे बनवा रहे हैं और उनको डलवा रहे हैं। जब तक ये ऑफिशियल फीचर नहीं था ना, तब भी बहुत सारे तरीके होते थे कि उनको ईमेल पे जब आप अप्लाई कर रहे हो तभी भेज दो वीडियो फाइल अटैच करके, या यूट्यूब का लिंक लगा के भेज दो, या ड्राइव का लिंक लगा के भेज दो। बड़ी फायदा करेगा, लोग ऐसे ही अनकंफर्टेबल से रहते हैं। उसका फायदा मैं ऐसे बताता हूँ, लोग अनकंफर्टेबल हैं उसको बनाने में, ठीक है। अब अगर 100 लोग अप्लाई, 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 1000 के 1000 अनकंफर्टेबल है वीडियो बनाने में 100%, लेकिन अगर 2 ने भी बना के डाल दिया तो उनका प्रोफाइल सबसे पहले देखा जाता है, एज वेल एज उनके इंटरव्यूज पहले शेड्यूल होते हैं। और नौकरी ने खुद एक डेटा वो बनाया था, दिया था कि लेस देन 0.2%, मतलब ये 1 साल पुराना सर्वे, ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स पहले उन्होंने बोला था नौकरी पे जितने भी एक्टिव प्रोफाइल्स हैं, डेड प्रोफाइल्स नहीं, जितने भी एक्टिव प्रोफाइल्स हैं उसमें से 0.2% प्रोफाइल पे भी वीडियो रेज्यूमे नहीं है। 0.2। अब आप ये सोचो कि अगर आपने वीडियो रेज्यूमे डाल के भी, वीडियो रेज्यूमे बना के भी अगर डाल दिया, तो आप जितने भी आपकी फील्ड में जितने भी लोग सेम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उसकी भाई 0. मतलब छोड़ो 1% वाली प्रोफाइल में आ गए, 1% पे आ गए, आप टॉप 1% एप्लीकेंट्स में आ गए, करेक्ट। तो आपका इंटरव्यू तो पहले शेड्यूल होना वैसे ही बनता है,
ऑसम ऑसम, बहुत पावरफुल चीज़ बताया अब आपने। इसको हम डिटेल में कैसे कराएंगे, वो हम डे वन पे जैसे डे आप वन पे जो आप बोल रहे पूरा हो वो कवर कर कराते हैं। देते हो आप, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना एब्सोल्यूट, चाहिए, क्या कैसे मेरा फियर बनाना है, कैसे। क्या करना है, किस तरीके, और बहुत, और ये उनके लिए जिन्होंने आज तक पहली कभी वीडियो बनाया भी नहीं, Awesome, उनसे उनसे भी भी हम बनवा वीडियोज़ में दोगे आप। बनवाते हैं। चलो हाँ, मतलब डे वन पे तो यस, काम बन जाएगा, सुपर। फिर करेक्ट। तीसरा चीज़ क्या करना है अपने को? थर्ड चीज़ जो है ना वो ये है कि लोगों की प्रोफाइल्स में हैशटैग्स नहीं होते। अच्छा। ठीक है, आप अपने एचआर्स को भी बोलना है कि भाई ना हैशटैग बेस्ड सर्च करके देखो कैंडिडेट्स को। तो हैशटैग ओके। मतलब कि अगर मैं कोई कंटेंट राइटर ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं या कोई डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा ढूंढ रहा हूँ, कोई भी ढूंढ रहा हूँ, तो मैं उसमें अपने जो एचआर सर्च करते हैं ना, उसमें सर्च में स्किल बेस्ड सर्चिंग के साथ साथ हाँ। हैशटैग बेस्ड सर्चिंग करते हैं कुछ एचआर्स, टैलेंट एक्विजिशन टीम। वो क्या करते ओके। हैं, हैशटैग कंटेंट राइटर, हैशटैग एसईओ, हैशटैग मे बी ऐड वाला बंदा चाहिए, हैशटैग मेटा एड या मेटा समथिंग एड्स, ऐसा। करेक्ट। तो हैशटैग डेटा हाँ, एनालिस्ट, तो हैशटैग अब एमएस उस वाले एग्जीक्यूटिव। जब वो हैशटैग बेस्ड सर्चिंग करते हैं, तो वो क्यों करते हैं ना, उनको अपना टाइम सेव करना है। उनको 70, 100, 150 एप्लीकेशन है, उनको देखने करेक्ट। भाई मेरे को 2, 4, 5 मिल जाए क्वालिटी एप्लीकेशन तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। काम बन जाए। तो अब ये हैशटैग लोगों के प्रोफाइल पे होते ही नहीं है। ओ। और आप जिस भी स्किल पे हो, आप डेटा पे हो, आप क्लाउड पे हो, आप अमेजॉन वेब सर्विसेज पे हो, आप टेस्टिंग बैकग्राउंड में हो, जिस भी फील्ड पे हो, करेक्ट। आप उसी का हैशटैग बना के डाल दो। जैसे आप टेस्टिंग बैकग्राउंड के हो, करेक्ट। ठीक है, तो आप डाल दो हैशटैग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अपने जो करेक्ट। प्रोफाइल का अबाउट सेक्शन होता है नौकरी में या लिंक्डइन में, दोनों जगह आप डाल दो हैशटैग मैनुअल टेस्टिंग, सुपर्ब। हैशटैग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हैशटैग सेलेनियम, जो भी आपके, हैशटैग डेटा एनालिस्ट, हैशटैग डेटा साइंस, हैशटैग पावर बीआई, जो भी स्किल पे आप काम करते हो उसको उसके हैशटैग आगे में बस डालो। हैशटैग लगा के डाल दो। तो अब करेक्ट। इस वाले इसमें अगर कोई एचआर मेरे को हैशटैग बेस्ड सर्चिंग कर रहा है और मेरी प्रोफाइल पे कहीं पे भी हैशटैग वाला कीवर्ड मेंशन ही नहीं है, नहीं है। तो मैं ज़िंदगी में कितने भी, मतलब ज़िंदगी भर मेरा कभी रैंक हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता। जब वो हैशटैग बेस्ड सर्चिंग करेंगे। तो वेरी हम पावरफुल। अगर जब लोगों से पूछते हैं कि भाई आपको पता है हैशटैग बेस्ड जॉब सर्च क्या होता है, तो पीपल मुझे नहीं डोंट पता। हैव द आइडिया। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर मतलब आइडियली देखें देवेन भाई, तो इसमें जो लोग अप्लाई कर रहे हैं अभी जॉब्स के लिए या फिर उस जर्नी में आगे जा रहे हैं ना, वो अल्टीमेटली पिछले 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले जो उनके पेरेंट्स या उनके जो बड़े भाई बहन जिस करेक्ट। तरीके से अप्लाई करते थे, ट्रेडिशनल थे, वो आज भी उसी तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आपको कैसे मिलेगा एक हाई पेइंग अपॉर्चुनिटी? वही, जैसे सेम काम बार बार करते रहोगे तो आप रिजल्ट डिफरेंट Yes. एक्सपेक्ट करोगे। तो तो वो नहीं जेफ हो बेजोस या सकता। वॉरेन बफे बोलते हैं फिर आप गधों के कैटेगरी में हो। हाँ, एब्सोल्युटली। तो अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना डिफरेंट एक्शंस भी लेना डिफरेंट एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। वेरी पावरफुल। मैं देख पा रहा हूँ सौरभ भाई, ये जो टेक्निक्स आपने बताया, टाइम स्टैम्प का, वीडियो रिज्यूमे का, हैशटैग्स का, या इसके पहले आपने एमसी बताया, डैन बताया, उसके पहले इंटरव्यू निगोशिएशंस आपने बताए, बहुत ही छोटे छोटे बट येट सुपर पावरफुल है जब इसको सही तरीके से अप्लाई किया जाए। मेरे को मतलब आप लोग कौन सी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करोगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग डालते जाना। सौरभ भाई जब भी लास्ट पे हम आ जाते हैं ना, तो मैं 3 फायर राउंड पूछता हूँ, ओके। धाड़ 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 धाड़, और आपको एक मतलब कम से कम शब्दों में जवाब देना रहता है, जितना भी कम से कम हो पाए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, हाईएस्ट सैलरी हाइक आपके कम्युनिटी में किसको मिला था और कितना था वो? ऑलमोस्ट 900% के आसपास मिला होगा। 900% सैलरी हाइक, और क्या अमाउंट था वो? वो लाइक ही वेंट फ्रॉम 5 lakhs ऑफ सैलरी टू ऑलमोस्ट 43 lakhs ऑफ सैलरी। 43 लाख रुपीस। और क्या नाम था उनका? हेमंत कंदूरी। हेमंत का। अच्छा, उनका भी स्क्रीनशॉट हम डाल देंगे। हाँ, yes. स्क्रीनशॉट्स का भंडार आज जाने वाले हैं। मतलब ऐसे तो हायर अमाउंट के और भी हैं, 60 हायर लाख, अमाउंट के 70 जैसे लाख, 1.25 करोड़ का तो 1 आपने भी CR बात वाले, कर लिया हाँ। था। बट ये परसेंटेज परसेंटेज में, हाँ, मेरे को परसेंटेज में highest जाना है। था, ये बहुत ज़रूरी था। सेकंड, वर्स्ट मिस्टेक जो हर बार आपने नोटिस किया जॉब प्रोफेशनल्स लोग कर देते हैं अपने लाइफ में? एक तो यही है कि वो वीडियो रिज्यूमे उनके प्रोफाइल्स पे नहीं होता, जिसकी वजह से उनको कॉल्स Okay. नहीं आते एंड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती। सेकंड चीज़, सबसे बड़ा मिस्टेक जो हर एक बंदा हर जॉब एप्लीकेशन में कर रहा है, उसको कॉल आता है कि भाई आपका सैलरी बजट क्या है, आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। कॉल पे पूछ लेते हैं, सही कॉल बात पे है। पूछ लेते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल लेते हैं, और वो वहीं अपना मुंह खोल देता है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर, कि कॉल पे एचआर या कोई भी बंदा पूछ रहा है कि भाई आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, एकदम से इंस्टेंटली भाई मैं तो 18 lakhs एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या मैं तो 9 lakhs एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या मैं तो मे बी लाइक 35 lakhs एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सही और नहीं ये है। सबको लगता है नॉर्मल ही है, तो हाँ। सही है, मतलब बोलना ही पड़ेगा। बराबर। लेकिन बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप उस कॉन्वर्सेशन को डीले कर सकते हो, और उनको बोल सकते हो भाई आई अंडरस्टैंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी है। ओके। इसको हम राइट टाइम पे डिस्कस करेंगे एचआर राउंड में। ऑसम। अच्छा, ऐसा बोलना चाहिए हमको? हाँ। अब आप सोच रहे होगे या फिर व्यूअर सोच रहे होंगे कि यार नहीं ऐसा बोलूँगा तो फ़ोन काट देगी, ठीक है, या फिर वो chances है। इंटरव्यू नहीं शेड्यूल करेगी। Correct. भाई वो एचआर है,
आप अपना पिछली कंपनी का ऑफर लेटर खोल के अभी देख लो, उसमें साफ साफ मेंशन है कि आप अपना सीटीसी रिलेटेड कंपोनेंट कुछ भी, हाँ। वो हाईली कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को, नहीं प्रोजेक्ट बता टीम सकते। वालों को, कलीग, किसी को भी नहीं डिस्क्लोज कर सकते। करेक्ट। तो अगर आपने उसको वो एचआर है, हाँ। अगर आपने उसको ये बोल दिया कि दिस इज़ अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि मैं राइट टाइम पे शेयर करूंगा, करेक्ट। ऐसे नहीं कि मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है, मैं राइट टाइम पे शेयर करूंगा, बट मे बी वी कैन हैव दिस डिस्कशन लेटर, कुछ वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगी नहीं। उसको भी पता है, वो हर ऑफर लेटर में वो छाप के देती है। करेक्ट 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 तो करेक्ट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब जैसे ही वो पूछता है बंदा मुंह खोल देता है। तो भाई एक फॉर एग्जांपल आप 9 लाख से सैलरी बैठे हो, उसने पूछा आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपने बोल दिया जी अराउंड 14 lakhs, करेक्ट। ठीक है, हो सकता है उस रोल के लिए 18 लाख तक का बजट अप्रूव्ड हो, 100%। हो सकता है 20 लाख तक का अप्रूव्ड हो सकता है 15 लाख तक का अप्रूव्ड हो। मतलब दोनों ही केस में कुछ भी हो सकता हाँ, तो बहुत सारे केसेस में बंदा कम रेंज के लिए ही बोल देता है। है। एग्जैक्टली बहुत पावरफुल चीज़ था, अगेन बहुत पावरफुल, बहुत सारे माइंड ब्लोइंग मोमेंट्स आ रहे हैं। एंड एक और सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोगों को लगता है कि भाई 30% इज़ द मार्केट स्टैंडर्ड सैलरी हाइक, हाँ 30-40%। है ना, ये लोगों को लगता है कि हाँ ये तो मतलब बहुत ही बेसिक यही सा मिलना चीज़ है, चाहिए। और उसी स्टैंडर्ड से वो कैलकुलेट करके अपना सैलरी एक्सपेक्टेशन भी बताते हैं। जब जॉब स्विच मारते रहते हैं। हाँ। लेकिन हम तो भाई 100, 150, 200 पे लेके जाते हैं बंदों को, हाँ, तो correct। 30% तो कोई मतलब वैल्यू रहा नहीं। बेंचमार्क ही नहीं है। हाँ, तो अब अल्टीमेटली आप देवेन भाई इसको चीज़ को समझो कि पिछले डेकेड से 10, 15, 20 साल जब से भी हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, लोग यही बात करते हैं मार्केट में कि भाई 30% ही मार्केट स्टैंडर्ड सैलरी एक है। अब मैं अगर आपसे एक Exactly। सिंपल सवाल पूछूं, भाई ये कौन बोल रहा है ये बात? हम ही बोल रहे हैं शायद। मतलब हम ही आपस में लोग एक यस, दूसरे से। एब्सोल्युटली। और ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई? अगर आप थोड़ा सा इसको डीप लेवल पे देखोगे, जितने भी एचआर्स, हायरिंग मैनेजर्स, रिक्रूटर्स, यही लोग ना उसको बोल बोल के पूरी सोसाइटी, पूरी मार्केट में वो चीज़ सेट कर दी इन्होंने कि क्या भाई इतना ही 30% इज द मार्केट स्टैंडर्ड सैलरी है, क्योंकि उनका जॉब रोल है सीटीसी कम से कम रखना। करेक्ट करेक्ट। तो उन्होंने वो चीज़ इतना ज़्यादा बोल के वो लोगों के दिमाग में सेट कर दी है ना कि भाई 30% इज द मार्केट स्टैंडर्ड सैलरी है, ताकि इससे ऊपर कोई मांगे ना। मांगे नहीं, और उनके लिए यही चीज़, उनके लिए तो ईजी है, वो तो अपना मतलब बढ़िया उन लोगों के लिए तो बढ़िया है। फिर भी मैंने एक डेटा पढ़ा था, इकोनॉमिक फोरम्स का आया था, जितने टॉप बड़े कंपनीज हैं उनका एवरेज सैलरी हाइक सिर्फ 7 से 10% है। यस, मतलब उसके ऊपर दे ही नहीं पा रहा, लाइक टीसीएस और ये सब चीज़ें। इंटरनल हाँ, इंटरनल अप्रेजल इतना ही हो पा रहा है, और जो बहुत बड़ा शॉकिंग फैक्ट है। वन लास्ट क्वेश्चन, आज कोई एक ऐसा चीज़ जो अभी छोटे से छोटा है, बड़े से बड़े चीज़ करना चाहिए, चाहे वो 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का, या फ्रेशर है, ऐसा क्या करना चाहिए उसको ताकि उसको लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में बेनिफिट मिले? कोई एक ऐसा हैक, टूल, एनीथिंग? भाई वीडियो रिज्यूमे एक ऐसी चीज़ है, मतलब उसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत तगड़ी चीज़ है, मतलब वो अल्ट्रा पावरफुल चीज़ है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो या फिर आप वो मिस कर दे रहे हो ना, तो आप बहुत सारी हाइपिंग अपॉर्चुनिटीज़ अपने टेबल पे से छोड़ दे रहे हो। गॉट इट, ऑसम ऑसम। सो मतलब अगर वीडियो रेज्यूमे लीडिंग सैलरी हाई कोच अगर 4-5 बार बोल रहे हैं तो मतलब दैट इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं एक बार बिल गेट्स का इंटरव्यू देख रहा था राज चमानी के चैनल पे, तो उस 1 से 1.5 घंटे के इंटरव्यू में, सॉरी 40 मिनट्स का खाली इंटरव्यू था, पॉडकास्ट था उसको, उसमें उन्होंने मेरे को लगता है 80 बार एआई वर्ड यूज़ कर दिया था। तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग आ जाता है कि अगर एक इतना बड़ा आदमी एक छोटे से पॉडकास्ट में अगर 80 से 90 बार एआई वर्ड यूज़ कर रहा है, तो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़। अगर आप वीडियो रेज्यूमे बार बार बोल रहे हो तो वीडियो रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सौरभ भाई बहुत मज़ा आया मेरे को आपसे बात करने के लिए। लिंक आप लोगों को दे दिया गया, बूट कैम्प लिंक, फटाफट हम उनको इनवाइट कर देंगे लाइव, अगर आप डायरेक्टली लाइव सीखना चाह रहे हो तो। अगर कमेंट में, सौरभ भाई एक रिक्वेस्ट है, अगर कमेंट में सैलरी हाइक 1000 कमेंट्स आ गए तो हम पार्ट 2 बनाएंगे, आपको वापस से घेर करा के दिल्ली में बुलाया जाएगा और उसका पार्ट 2 लेंगे, ठीक है, जहाँ पे और डीप डाइव और डिटेल में हम जाएंगे। आज तो हमने बहुत ओवरव्यू टच किया, बहुत डिटेल में स्ट्रेटेजी भी सीखे, और डिटेल में जाएंगे, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि बहुत कुछ सामान है लर्न करने के लिए, जो अल्टीमेटली किसी को भी 100-200% सैलरी हाइक पे जाना है तो हेल्प आएगा। थैंक यू सो मच सौरभ भाई, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच देवेन भाई। एंड मतलब आपने जो सवाल पूछे, ठीक है, वो एक्चुअल में बहुत डेप्थ सवाल पूछे, मतलब मेरे को ऐसा फील आया ऑनेस्टली, क्योंकि इतने सारे हम कॉन्वर्सेशंस एंड पॉडकास्ट करते रहते हैं ना, कि यूजुअली थोड़ा सरफेस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ऊपर लेवल के, लेकिन आपने रियल एग्जांपल्स, थोड़ा सा डेमो वाला चीज़, एज वेल एज थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछे। सो ये भी मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इट रियली शोज, ये एक्चुअल में ऐसा दिखाता है कि आप ऑडियंस तक ना ज़्यादा डेप्थ लेके जाना चाहते हो। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।